नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। एफर्ट्स एंड करेज आर नॉट इनफ विदाउट पर्पस एंड डायरेक्शन। तो जॉन एफ कैनेडी के द्वारा ये कोट लिखा गया है। तो बड़ी सिंपल सी बात कह रहे हैं कि आप जितने भी एफर्ट कर लो, जितने भी आप उत्साह से आगे बढ़ो, तो ये एनफ नहीं होंगे अगर आपके पास कोई एक अच्छा पर्पस नहीं है उस काम को करने का, या फिर आपके पास कोई अच्छी डायरेक्शन नहीं है, आपके पास कोई अच्छी गाइडेंस नहीं है। तो तब भी जो है ना, आपके एफर्ट्स जो है वो फेल हो सकते हैं, वो किसी काम के नहीं होंगे अगर आपको सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिल रही है और सही तरीके से आपको पता ही नहीं कि आपके करना क्या है। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इनको समझें, अपने टैलेंट को समझें, अपने टैलेंट को और पॉलिश करें, एक्सप्लोर करें और आगे बढ़ें। क्योंकि परमात्मा ने हर एक को जो ना अलग अलग बनाया है, तो हर एक को एक अलग से खूबी दी है। और अपनी उस खूबी को निखारो जितना निखार सकते हो, और उसी को अपना टैलेंट बनाओ, उसी को पॉलिश करो, और उसी काम को करने में आपको काफी मजा आएगा। ओके, और काफी बढ़िया तरीके से जो है ना आप आगे बढ़ पाओगे। अच्छी खासी रिसर्च एक्टिविटीज भी उस पर्टिकुलर गोल के ऊपर आप कर पाओगे जिसमें आपको काम करने का मजा आ रहा है। तो अपनी डायरेक्शन सही रखो। ओके, तो एक डिसिप्लिन मैनर में काम करो, तो खुद से ही जो है ना मन से आवाज आनी शुरू हो जाती है कि किस में मन लग रहा है, किस में नहीं लग रहा है, किस में मजा आ रहा है, किस में नहीं मजा आ रहा है। तो इसका आंसर भी आपने खुद से ही ढूंढना है। तो आप ही का प्रश्न है कि डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, क्या पर्पस होना चाहिए, क्या गोल होना चाहिए। आंसर भी आप ही ने देना, आप ही ने ढूंढना है अपने अंतर मन से, और जो है उसके ऊपर काम करना शुरू कर देना है। तो चलिए अभी थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। तो ये है आज का न्यूज़पेपर डेली एडिशन। हम डेली डिस्कस करते हैं। शुरुआत कोर्स से होती है, उसके बाद एडिटोरियल डिस्कशन, उसके बाद फ्रंट पेज से लेके अराउंड द वर्ल्ड वाले पेज तक सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम डिस्कस करते हैं। और लास्ट में होता है एक इकोनॉमिक कंसेप्ट। डेली हम जो है एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं इकोनॉमी के बारे में। और लेक्चर शुरू करने से पहले एक लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन बच्चों तक अभी अभी भी ये लेक्चर्स नहीं पहुंचे हैं, वहां तक लेक्चर पहुंचे, उनका भी फायदा हो। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, वहां पर जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, और आपको जो है पीडीएफ डेली बेसिस पर मिल जाया करेंगे। और इसके अलावा अगर किसी बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, ओके, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाने के बाद भी जो है लिंक नहीं आ रहा है लेक्चर का, तो इस तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं। द इकोनॉमिक्स वाला टैब ओपन करके वीडियोस वाले सेक्शन में जाकर जो पहली वीडियो होगी तो वो जो है अपडेटेड होगी, तो वहां पर डेट पड़ी होगी, डेट से आपको पता चल जाएगा। और जो टाइमिंग है वो 9:30 से 10 बजे के बीच में यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि 9:30 तक जो अपलोड हो जाए। कई बार नेटवर्क इश्यूज होने की वजह से डिले हो जाता है। तो चलिए अभी फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एडिटोरियल में बात कर रहे हैं, नाउ फॉर द एक्शन, मिस सीतारमन, हियर आर 3 आइडियाज टू नॉस गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ग्रोथ एजेंडा। तो इस आर्टिकल में, इस एडिटोरियल में ऑथर के द्वारा 3 नए आइडियाज जो है ना वो दिए गए हैं कि आप उनको भी जो है ना साथ में लेकर चलो। तो आपके जो यहाँ पर गोल है, और जो हमारे यहाँ पर जो 3 आइडियाज दिए गए, तो इनको काफी जो है ना आपस में मैचिंग है, तो काफी बढ़िया जो है आउटपुट निकल कर आ सकती है, सपोर्ट मिल सकती है भारत की इकोनॉमी को। तो अभी हाल ही में सैटरडे को इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड्स हुए हैं, ओके, जिसमें निर्मला सीतारमन जी ने भी काफी बातें जो कही, ओके, तो काफी उन्होंने बातें कही कि किस तरीके से हम ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो है ना किस तरीके से अपनी जो पॉलिसीज हैं उनको यहाँ पर निर्धारित करके चल रही है कि किस तरीके से आगे आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स को हम बूस्ट पे लेकर आए। तो स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की, उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट की, कि पूरे भारतवर्ष का जितना भी इकोनॉमी है, ओके, तो उसको हम यहाँ पर एज ए होल इकोनॉमिक, जब भी इकोनॉमी को एज ए होल हम डिस्कस करते हैं उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक बोलते हैं। ओके, तो अभी इस सब चीजों को हम देखेंगे कि जो 2013 में जो चीजें हुई थी वो दोबारा दोहराई ना जाए। तो 2013 में क्या हुआ था? 2013 में एक मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था भारत में। तो उस समय जो फिस्कल डेफिसिट था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। दूसरी ओर जो हमारा रुपी था, जो डॉलर के प्रति जो उसकी वैल्यू थी ना, तो वो ड्रास्टिकली डिक्रीज हुई थी। तो 44 रुपीज थी, और कुछ ही महीनों के बाद वो 63 के आसपास पहुंच गई। मतलब इतना तगड़ा झटका लगा था उस समय। ओके, तो अभी तक ऐसा इतना तगड़ा झटका नहीं लगा। जब भी डिवैल्यू होती है हमारी करेंसी, तो अभी कुछ सालों बाद यहाँ पर 1, 2 या 3 रुपए का फर्क आता है, लेकिन ये इकट्ठा ही 44 से 63 चला गया, तो टफ हो गया उस समय। और दूसरी ओर जो हमारी प्रोडक्शन थी इकोनॉमिक की, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा। जीडीपी जो थी वो भी, उसके ऊपर भी जो था इम्पैक्ट पड़ता गया, बढ़ नहीं रही थी उस तरीके जिस तरीके से बढ़नी चाहिए थी। तो इस तरीके के सारे के सारे सिनेरियो थे। ओके, तो उसी को यहाँ पर बात करें कि मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट को हम यहाँ पर जो है ना ठीक ठीक करके चलेंगे। साथ ही साथ
कोशिश करेंगे कि जो स्टेक होल्डर्स से जो इंटरेस्ट है, कहने का मतलब जो ये प्राइवेटाइजेशन जो करने जा रहे हैं, जो डिसइन्वेस्टमेंट ये करने जा रहे हैं कुछ पीएसयूज की, कुछ बैंकों को ये पूरी तरीके से प्राइवेटाइज करेंगे, तो जिनको भी बेचेंगे उनका भी जो है ना, उनका भी इंटरेस्ट रखेंगे, उनका भी समझ में रखेंगे कि उनको कोई नुकसान ना हो। और इस तरीके से जो है हमने प्राइवेटाइजेशन करना है, जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, जो स्टेट ओन्ड जो कंपनीज हैं। और साथ ही साथ जो दूसरी बात की गई, वो बोल रहे हैं कि पैंडेमिक को भी हम साथ साथ में देख के चल रहे हैं कि इसको भी कंसिडर करना है। इसके अलावा गार्डिंग अगेंस्ट प्रोटेक्शनिज्म, मतलब कि प्रोटेक्शनिज्म से भी हमने जो है ना बचा करके चलना है। प्रोटेक्शनिज्म कहने का मतलब कि अपनी इंडस्ट्री को बचाते बचाते, मतलब इतना भी प्रोटेक्शन हमने नहीं करना है कि ग्लोबलाइजेशन लेवल पर जो हम ट्रेड करें, ओके, ग्लोबल ट्रेड करें तो उसमें भारत को इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाए। कहने का मतलब है, अगर हम कोई भी सामान बाहर से मंगवाते हैं, उसके ऊपर ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे, तो अगर उसको महंगा कर देंगे, जब वो भारत की मार्केट में एंट्री करेगा, तो डोमेस्टिकली जो हमारे यहाँ पर जो प्रोडक्शन हुई हो तो वो सस्ती हो जाएगी उसके मुकाबले में। तो फिर क्या होगा, जो बाहर से चीज आई उसको लोग कम खरीदेंगे क्योंकि वो महंगी रहेगी, क्योंकि सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। और अब अगर ऐसी बातें ज्यादा समय तक होती रहेंगी ना, फिर बाद में जब हम भी एक्सपोर्ट करेंगे किसी देश को, ओके, जिस देश से वो चीज आई थी, जिसको जिसके ऊपर हमने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, तो जब भी हम उस देश को अपना एक्सपोर्ट करेंगे तो वो भी बढ़ा देगा। ओके, तो फिर हो सकता है कि हमारी प्रोडक्शन भी और जो है अपनी कंट्री में वो बिकने ना दे, जब इतनी बड़े पैमाने पर वो इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देगा। तो इस तरीके से ट्रेड वॉर भी चला है यूएस चाइना के बीच में। तो वहां पर भी यही बातें होती थी। जब चाइना सामान बेचता था यूएस में, तो फिर यूएस जब क्या करता था, जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी, तो वो इम्पोर्ट ड्यूटी, टैरिफ जो थे बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा देता था, जिसके चलते जो अमेरिका में चीज बनी होती थी वो सस्ती हो जाती थी, जो चाइना से आती थी वो उसके भाव महंगे हो जाते थे, क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी टैक्स जो था बहुत बड़े पैमाने पर लगा दिया जाता था। तो अभी भारत सरकार कह रही है कि इससे भी हम बचकर चलेंगे, मतलब इतना भी नहीं हम करेंगे कि मतलब ग्लोबल लेवल पर ट्रेड ही खराब हो जाए इंडिया का जो है बाकी कंट्रीज के साथ। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि कुछ सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज हैं, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, जिनको हम प्रोटेक्ट करके चलेंगे, उनको प्रमोट करके चलेंगे। ओके। और इसके अलावा हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि इंडस्ट्री के साथ जो है हम एंगेज करें, आइडेंटिफाई करें, मैक्सिमाइज करें कि जो भी हमारे इंटरेस्ट है, ओके, और जो गवर्नमेंट के गोल है, उन दोनों को, ओके, तो इंडस्ट्रीज के जो इंटरेस्ट है, ओके, जो हमारे इंटरेस्ट हैं, तो उनको हम मैच करें, ओके, जो गवर्नमेंट के गोल्स हैं, जो इंडस्ट्रीज के गोल्स हैं, उनको मैच करें। तो फिर दोनों अगर इकट्ठे होके चलेंगे, ओके, एक साइड प्राइवेट, एक साइड जो गवर्नमेंट सेक्टर है, इकट्ठे होके चलेंगे, गोल जो है एक जैसे होंगे, तभी जो है भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। साथ ही साथ यहाँ पर कह रहे हैं कि जो फॉरेन ई कॉमर्स कंपनीज हैं, उनको भी हम साथ में लेकर चल रहे हैं। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन पे आप जो भी चीजें मंगवाते हो, तो वो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। फ्लिपकार्ट जो है, जिसको कि वॉलमार्ट बैक करता है, ओके, तो ये भी यूएस की कंपनी हो चुकी है फ्लिपकार्ट, ओके, इसको बेच दिया गया है वॉलमार्ट को। तो ये भी जो है ना, ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप जो है ऑनलाइन शॉपिंग करते हो। और इसके अलावा जो आगे बात की जा रही है कि द ओनली सरप्राइज वॉज द गवर्नमेंट नॉट हैविंग मेड अप इट्स माइंड। तो अभी किसके लिए मन नहीं बनाया है, तो मन नहीं बनाया है किसके लिए, कि अभी जो है ना, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, इसके ऊपर जो है सस्पेंशन लगाया हुआ है 25 मार्च तक। मतलब कि अभी अगर किसी कंपनी में कोई भी, सपोज करो कोई कंपनी डिफॉल्ट हो जाती है, दिवालिया हो जाती है, तो वो चाह रही है कि मेरी कंपनी का सोल्यूशन निकालो। या फिर हो सकता है कि उस कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो यहाँ पर क्रेडिटर्स हैं, तो वो चाहें कि इस कंपनी का सोल्यूशन निकालो कि हमारे पैसे फंसे हुए हैं, कि हमें अच्छा खासा जो है रिटर्न मिल जाए। अभी एक कंपनी दिवालिया हो रही है, इतना पैसा हमने लगाया था, अब वो नुकसान में जा रहा है, हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 में भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था। इसका काम यही है कि अगर कोई कंपनी दिवालिया हो जाए तो उसके सॉल्यूशंस निकालना, उसका रेजोल्यूशन प्लान तैयार करना, जिसके तहत की कोशिश की जाएगी कि उस कंपनी को किसी दूसरे को बेचा जाए, दूसरी प्राइवेट सेक्टर किसी को बेचा जाए, ताकि जो भी पर्याप्त धन है ना, वो उस कंपनी के द्वारा जो है जुटाया जाए, उसको दोबारा इन्वेस्टर्स में बांटा जाए। इस तरीके से यहाँ पर जो है रेजोल्यूशन किया जाता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत। तो अभी इसके ऊपर फिलहाल जो है सस्पेंशन लगाई हुई थी 25 मार्च तक, ओके, तो अभी इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे, ओके, तो ये भी इन्होंने इंडिकेशन दे दी है। अभी ये सब बातें यहाँ पर हुई हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने की है उनके बारे में। तो अभी ऑथर जो है अपनी सुजेशन दे रहे हैं। ऑथर यहाँ पर बात करने की, मैं यहाँ पर तीन बातें यहाँ पर रख रहा हूँ। तो उनमें, और जो फाइनेंस मिनिस्टर के जो गोल है उनमें कुछ यहाँ पर नाजुक सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। सबसे पहली बात जो कर रहे हैं वो है कि जो वैक्सीन की सप्लाई है उसको बढ़ाइए। ओके, तो यहाँ पर ये भी बात बोल रहे हैं कि जहां पर भी क्वालिटी प्रोडक्शन फैसिलिटी आपको मिल रही है ना, कि जिस जो भी कंपनी सपोज करो नए तौर पर जो है वैक्सीन डेवलप कर रही है, तो उसको अच्छी तरीके से वो बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस भी कर रही है,
ओके, तो उनको आप मौका दें, तो उनको ना प्रमोट करें किसी ना किसी तरीके से। तो यहाँ पर कोई भी अप्रूव्ड वैक्सीन है तो उनको काम में लेकर आए, उसको उसकी प्रोडक्शन फैसिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, जितना बढ़ा सकते हो, जितना पॉसिबल है। ताकि जो कि हमने सिर्फ और सिर्फ अपने इंडिया को ही वैक्सीनेट नहीं करना है, कि पूरे वर्ल्ड को जो है ना हम वैक्सीनेट कर पाए। इस तरीके का अप्रोच लगाकर हमें जो है चलना होगा। इतनी बड़ी अप्रोच सोचेंगे तभी जो है इंडिया लेवल तक जो है हम जो है मैक्सिमम तरीके से अप्रोच लगा सकेंगे। समय रहते जो है हम वैक्सीनेट कर सकते हैं। तो अभी भी कह रहे हैं कि 2022 का एंड हो जाएगा, तब जाकर जो है पूरे देश में वैक्सीनेशन कंप्लीट हो पाएगी। तो इस तरीके से, अगर जिस तरीके से, जिस स्पीड से हम चल रहे हैं उस हिसाब से, तो कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जिस स्पीड से अभी हम चल रहे हैं तो 8 साल लग जाएंगे करते करते, अगर हम स्पीड अप नहीं करते हैं। तो जैसे अमेरिका देखो, अमेरिका डेली बेसिस पे 20 मिलियन से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर रहा है। तो अभी वो रिजर्व भी बनाया जा रहा है, मतलब कि भारत से भी बहुत बड़े पैमाने पर उसने इंपोर्ट की है वैक्सीन, ऑर्डर दे चुका है ऑलरेडी। और भी यूके, ब्राजील जैसे, फ्रांस जैसे मुल्क जो है भारत से ही इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके चलते वो पहले ही अपना रिजर्व जो है बनाकर रख रहे हैं। मतलब कि जित एक स्टॉक उनके पास हो जाएगा तो वैक्सीनेट वो करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो भारत को भी इस तरीके से आगे आना होगा, क्योंकि कोरोना के केसेस काफी जो है ना लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और आगे जो बात की जा रही है कि जितना हम यहाँ पर समय दे देंगे वायरस को आगे पनपने के लिए, अनचेक रखेंगे इसके ऊपर, उतना यहाँ पर जो है ना प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर इसके नए स्ट्रेन जो है कोरोना वायरस के वो फैलने शुरू हो जाएंगे। तो वो ये तंग करेंगे पूरी की पूरी आबादी को, पूरी दुनिया को। तो इसी के लिए यहाँ पर जो नई वैक्सीन की यहाँ पर बात करें कि अगर नई वैक्सीन कोई डेवलप कर रहा है तो उसको भी आगे प्रमोट करो, लेकर आओ आगे। और गवर्नमेंट को यहाँ पर ये भी बात कर रहे हैं कि अर्ज कर रहे हैं कि वो ना खरीद लें जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वैक्सीन के। ओके, तो देखो ये आईपीआर क्या होता है। जैसे मैं भारत बायोटेक की बात करूं, तो खुद से उन्होंने जो है कोवैक्सीन डेवलप की है, खुद अपने उनकी अपनी खुद की रिसर्च है। तो अभी उन्होंने जो हमारा आईसीएम, हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसके साथ मिलकर ये रिसर्च की और कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन बनाई कोरोना वायरस के लिए। तो अभी जो पेटेंट राइट है अभी उन्हीं के पास है, भारत बायोटेक के पास। ओके, तो अभी ऐसा होता है कि जब जिसने रिसर्च की हो, जिसके ऊपर पेटेंट हो जिसके नाम पर, तो फिर अगले 20 साल तक ना उसको रॉयल्टीज मिलती हैं। मतलब कि कोई भी उस पेटेंट को कॉपी नहीं कर सकता उसकी प्रोडक्शन करने के लिए। अगर कॉपी करनी है तो फिर उस भारत बायोटेक से सपोज करो वो पेटेंट खरीदना होगा उस किसी और दूसरी कंपनी को, तभी जो है वो जो है प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर कर सकता है। तो अगर ये पेटेंट भी अगर कोई खरीदता है ना, तो इसमें भी काफी पैसा लगता है। फिर जो वही कसर जो कहाँ पे निकलती है, जब जो वैक्सीन का प्राइसिंग होती है तब जाकर जो भी कंपनी जो है पेटेंट खरीदेगी किसी से, उसको उसका जो है पैसा जुटाएगी, पैसा उसको देगी पेटेंट लेने का, फिर बाद में प्रोडक्शन निकालेगी। तो फिर उसी में से जो ना जो पर वैक्सीन प्राइस होगा वो बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ जाएगा, क्योंकि जो पैसा दिया है पेटेंट राइट खरीदने के लिए, तो उसी में से जो प्राइस होगी वैक्सीन की, उसी में से वो पैसा निकालेंगे, प्रॉफिट बनाएंगे अपना। तो फिर क्या होगा, फिर वैक्सीन महंगी हो जाएगी। तो वैक्सीन अगर महंगी हो गई, तो अभी ये सिचुएशन नहीं है वर्ल्ड की कि हम जो है एक मतलब कि इसके ऊपर भी प्राइसिंग रख दे वैक्सीन के ऊपर, कि ये इतनी महंगी वैक्सीन है, अफोर्ड कर सकते हो तो लगवाओ, नहीं तो रहने दो। क्योंकि ये सिनेरियो ऐसा है कि अगर किसी को नहीं लगी तो उससे जिसने लगाई हुई है, ओके, तो जो जो अफोर्ड कर सकता है तो उसको भी नुकसान होना शुरू हो जाएगा। ओके, क्योंकि अभी भी सिनेरियो जो है अभी कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसका। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि वैक्सीन होने के बाद भी जो है कोरोना के केसेस, जो है कोरोना के सिम्टम्स दोबारा से पाए जा रहे हैं। तो अभी अभी सिचुएशन अभी भी क्लियर नहीं है। ओके, तो फिलहाल जिस तरीके से सेटअप हुआ है हमें उसको फॉलो करके चलना है। अगर वैक्सीनेशन हो रही है तो वैक्सीनेशन को एक्सेप्ट करना है, लगवानी है, तो यही सही रहेगा। तो इसी के चलते यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सरकारों को कह रहे हैं कि वो खरीद लो। ओके, तो अभी अगर खरीद लिए जाते हैं तो फिर क्या होगा, सरकार खरीदती है तो उसी फिर जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको बेच सकती है, या फिर ट्रांसफर कर सकती है, सॉरी बेचेगी नहीं, ट्रांसफर कर सकती है दुनिया में किसी भी यहाँ पर जो वैक्सीन प्रोड्यूसर, जो जिसके पास ऐसी कंपनी है जो वैक्सीन बना रहा है, तो उसको वो फॉर्मूला दे देगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ये लो आप बनाइए, जितनी वैक्सीन आप बना सकते हैं बनाइए। ओके, तो देखो जो भारत का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ना, तो वो जो वैक्सीन बना रहा है जिसका नाम है कोविशील्ड, उसका जो फार्मूला है वो सेम वही एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डेवलप की है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वो फार्मूला दिया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को, तो वो भी यहाँ पर सेम ही है। ओके, तो वहां पर भी कोई आईपीआर राइट्स नहीं लगाए गए हैं उनके द्वारा। तो वही फार्मूला लेकर जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो बना रहा है वैक्सीन जिसका नाम है कोविशील्ड। ओके, तो वो जो कोविशील्ड बनाई जा रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, वो उनकी खुद की इंडिजिनियसली डेवलप वैक्सीन नहीं है। कोवैक्सीन जो है ना वो इंडिजिनियसली डेवलप है। इनमें थोड़ा ध्यान रखें। ओके, तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसी के अलावा यहाँ पर आगे बात करें कि जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि न्यू दिल्ली के द्वारा जो है ना सेट एक एग्जाम्पल सेट की है कि उन्होंने आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी खरीद लिया भारत बायोटेक वैक्सीन की। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से
ये और भी बात करें कि जो और भी देशों की सरकारें हैं तो वो भी इस तरीके से काम करें ताकि जो कि फायदा हो जो गरीब से गरीब कंट्री भी है उनका भी, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वैक्सीन। और जो दूसरी बात की जा रही है वो है कि अर्ज किया जा रहा है यूएस को, तो यहाँ पर अभी किया जा रहा है यूएस को कि यूएस जो है ना, जो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील होनी है तो उसको जल्दी से रिवाइव करे, जल्दी से उसको जो है ना एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर ले। तो ये 2015 की बात है जब जो है ना यूएस और इसके साथ जितने भी हमारे परमानेंट 5 कंट्रीज है प्लस वन, तो प्लस वन में जर्मनी, तो परमानेंट 5 कौन कौन से, तो जिनके पास वीटो पावर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उनको हम P5 कंट्रीज बोलते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है यूएसए, फिर आ जाता है रशिया, उसके बाद आता है यूके, फिर आता है फ्रांस और फिर आता है चाइना। तो ये 5 कंट्रीज है जिनके जिनके पास जो है परमानेंट सीट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। ओके, तो अगर बात करें जापान की, अगर बात करें भारत की, तो हमारे पास परमानेंट सीट नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल में। ओके, तो भारत भारत भी चाहता है, ओके, और जो जापान है वो भी चाहता है, जर्मनी भी चाहता है कि मुझे सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिले, हमें भी वीटो पावर मिले। ओके, तो इस तरीके से इसके ऊपर मैं अलग से लेक्चर ले सकता हूँ, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो P5 कंट्रीज प्लस वन, तो प्लस वन में जर्मनी, इसके अलावा पूरा का पूरा जितना भी यूरोपियन यूनियन है, जितनी कंट्रीज आती है यूरोपियन यूनियन में, तो कितनी कंट्रीज आती हैं यूरोपियन यूनियन में भी, तो भाई उसका भी मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो इन सभी के बीच में और दूसरी ओर ईरान के बीच में ये एग्रीमेंट था, ये वाला जो था ईरान न्यूक्लियर डील हम इसको बोलते थे। तो इसका यहाँ पर जो नाम था वो था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। तो इस करके ये डील थी 2015 में, यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ था, तो जिसमें कि ईरान राजी हो गया था, मान गया था कि जो उसके पास यूरेनियम के भंडार है ना, तो उसकी वो यहाँ पर उसको कम कर देगा। ओके, तो कट लगा देगा काफी बड़े पैमाने पर। तो कुछ यहाँ पर सेक्शन थे यूरेनियम के जिसको कि वो यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर जो है एलिमिनेट कर देगा, जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं मीडियम एनरिच यूरेनियम, तो उसको पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देगा। एक था लो एनरिच यूरेनियम, तो उसको ये 98% तक जो है एलिमिनेट कर देगा। इसके अलावा जो भी ये प्रोग्राम चला रहा है उस यूरेनियम को यूज करके जिस तरीके से भी आगे जो उसको यूज करेगा, तो आने वाले 15 सालों तक जो है ये डिले कर देगा, यहाँ पर कुछ भी काम ऐसा नहीं करेगा। तो ये राजी हो गया था। ओके, तो इस ये डील जो थी ये लगभग जो थी ना अपने मुकाम पर पहुंच चुकी थी। तो इसी के चलते जितने भी सैंक्शंस लगाए हुए थे अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर, तो ये भी उठा ले रहे थे अमेरिका ने जब ये डील असल में हो जाती। तो 2015 में सब कुछ लगभग हो गया था, लेकिन जब 2016 आया तब यहाँ पर सरकार बदल गई यूएस में। तो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ गई, तो उन्होंने काफी पॉलिसीज चेंज कर दी, उन्होंने ये वाला जो एग्रीमेंट था ये भी कैंसिल कर दिया। ओके, तो तभी से ये अभी काम लटकता आ रहा है। तो बहुत सारे सैंक्शन जो है ना अभी भी लगे हैं ईरान के ऊपर। तो ईरान से जो है ना अभी वो तेल भी कोई नहीं खरीदता है, तो अगर कोई खरीदता है तो उसके ऊपर भी सैंक्शन लगाए गए हैं यूएस की तरफ से। तो जैसे मैं बात करूं भारत, तो भारत के पास एक ना अल्टरनेटिव है, तो ईरान के साथ हम इंपोर्ट करते रहे तेल का, लेकिन भारत के ऊपर भी सैंक्शन लगा दिए गए यूएस की तरफ से कि आप जो है ईरान से कोई भी किसी तरीके की डील नहीं कर सकते हैं जब तक ये न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो है साइन नहीं हो जाता है अच्छे से। तो अभी देखो इसी के चलते ना, अभी देखो भारत भी चाह रहा है कि ईरान के ऊपर ये सैंक्शंस आप हटाओ, जो कि हमारा ईरान के साथ जो तेल इंपोर्ट का जो कारोबार है वो दोबारा से प्रफुल्लित तो दोबारा से चले। तो देखो ईरान और इंडिया जो ट्रेड करते हैं ना ऑयल के क्षेत्र में, क्रूड ऑयल जो हम खरीदते भी हैं, तो ये जो हमारा ट्रेड होता है ये यूएस डॉलर में नहीं होता है, ये इंडियन रुपीस और जो ईरान की करेंसी है उसके बीच में होता है। तो ईरान ने ना हाल ही में अपनी करेंसी करेंसी का नाम बदला है। तो अभी क्या नाम है ईरान की करेंसी का, पहले वाला क्या नाम था, कमेंट बॉक्स में आंसर करें। ओके, तो अभी इस तरीके से यहाँ पर ये बात की जा रही है कि ईरान जो है ना, अभी देखो पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो है डिमांड बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ती जा रही है, और क्रूड ऑयल चाहिए। तो भारत में भी देखो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस काफी बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी ओपेक कंट्रीज के जो यहाँ पर हेड है जो सऊदी अरेबिया की, आप जो है अपनी ऑयल प्रोडक्शन की जो है ना कैपेसिटी बढ़ाइए। ओके, तो वो नहीं माने, तो सऊदी अरब का जवाब आया था कि आप अपने जो आपके जो प्लांट्स हैं भारत में ही, तो आप वहां पर अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ा लें, तो हम यहाँ पर नहीं बढ़ा सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से सीधे सीधे जवाब दे दिया था। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि ईरान जो है ना वो 2.5 मिलियन बैरल जो है क्रूड ऑयल के एक दिन में ऐड कर सकता है ग्लोबल मार्केट में, तो काफी फायदा होगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो फिर प्राइसेस जो है ना वो डाउन आएंगे। तो अभी जो है ना वर्ल्ड सिचुएशन ऐसी है कि वर्ल्ड जो है एक्सपेंसिव क्रूड ऑयल जो है ना वो उसके ऊपर निर्भर नहीं रह सकता कि इतने बड़े पैमाने पर जो है महंगा तेल आप बेचो। तो क्योंकि ये पूरे जितनी भी कंट्रीज है वर्ल्ड की, इनके ऊपर उनकी ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा, महंगाई बढ़ा देगा। ओके, तो ये सब चीजें नहीं चलेंगी, क्योंकि हाल ही में हम पैंडेमिक से उभरे हैं, दोबारा से वही सिचुएशन जो है फिर से चल रही है। ओके, जो कोरोना वाला केसेस है दोबारा से बढ़ते जा रहे हैं, स्पाइक फिर बढ़ता जा रहा है कि आगे आने वाले समय में किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, तो इसके बारे में भी अभी अनसर्टेनिटी है, कुछ खास पता नहीं है।
और जो तीसरी बात यहाँ पर की जा रही है वो है कि जितने भी ग्लोबल लेवल पर ई कॉमर्स फर्म्स हैं, ओके, तो उनको हम जो है मना सकते हैं, उनको राजी कर सकते हैं कि एक जो ना वॉलंटरी टारगेट सेट की जाए उनके द्वारा कि एडिशनल एक्सपोर्ट करने हैं, ओके, ज्यादा से ज्यादा जो एक्सपोर्ट जो है वो किए जाए। जितना यहाँ पर एक्सपोर्ट बढ़ेगा किसी भी पैमाने पर उतनी उस कंट्री की ग्रोथ बढ़ेगी। तो ये कह रहे हैं कि अपने जो चैनल्स हैं तो उनको यूज करो। तो देखो जो भी सामान इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक पहुंचता है, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है या स्नैपडील है, ओके, और आगे इसके अलावा जितने भी तरह की ई कॉमर्स फर्म्स है भारत में हो या पूरे विश्व में हो, तो अभी उनके चैनल्स जुड़े होते हैं जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री होती है, उनकी जो प्रोडक्शन निकलती है उसी के साथ, तो वही सामान जो है आगे अपने प्लेटफॉर्म पर रखकर उसको बेचते हैं। ओके, तो ये एक तरीके के बिचौलिए के रूप में काम करते हैं कि जो जिसने भी ये सामान बनाया होता है उसको एक प्लेटफॉर्म दे देते हैं, और जिसने खरीदना होता है वो भी इसी प्लेटफॉर्म पर आकर जो है परचेज कर लेता है। तो अभी इन्हीं चीजों की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इस तरीके के टारगेट सेट करो कि एक्सपोर्ट्स जो है ना ज्यादा से ज्यादा बढ़े, ओके। तो अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो यहाँ पर इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, आउटपुट कैपेसिटी जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो इनकम बढ़ेगी तो फिर यहाँ पर फायदा होगा इकोनॉमी का, ओके। जो जॉब एम्प्लॉयमेंट के चांसेस है, ठीक है, वो बढ़ेंगे, नौकरियां बढ़ेंगी तो यहाँ पर फायदा होगा, आगे बढ़ेंगे। तो इसी के चलते यहाँ पर बात करें कि ऐसा अगर एक्सपोर्ट प्रमोशन किया जाता है आपस में मिलकर, तो इससे जो है ना म्यूचुअली म्यूचुअली आपस में सबको बेनिफिट होगा। जितने भी कंपनीज जो है ई कॉमर्स फर्म्स के तहत काम करती हैं, तो कुछ ना कुछ कंसेशन जो है इनके यहाँ पर ये भी जो है अपने आप से यहाँ पर मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा मूव अगर होता है तो एक पॉजिटिव पॉलिटिकल इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो मिल सकता है। इसको पॉलिटिकली भी यहाँ पर बेनिफिट होगा कि जीडीपी बढ़ेगी देश की, ओके। तो यहाँ पर भारत सरकार को भी आगे आना होगा, किसी ना किसी तरीके के कंसेशन देने होंगे, इंसेंटिव देने होंगे आके ऐसी ई कॉमर्स ऐसी फर्म्स को, ऐसी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री को, ता जो कि बड़े पैमाने पर ये प्रोडक्शन बढ़ाए, ओके। तो इसी के चलते इकोनॉमी का भी जो है बेनिफिट हो जाएगा। तो भारत सरकार जो है ना एक अलग से स्कीम चला रही है जिससे वो 13 अलग अलग सेक्टर्स को वो कोशिश करिए कि वहां पर प्रोडक्शन एक्टिविटीज बढ़ाई जाए। तो वो स्कीम का नाम क्या है बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो चलिए अभी सेकंड आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो सेकंड एडिटोरियल में बात कर रहे हैं गारमेंट एक्सपोर्टर्स डू हैव ए पॉइंट। तो अभी क्या चिंता है इनको, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो गारमेंट जो कपड़े की जहाँ पर एक्सपोर्टर होते हैं, तो इसके पहले मुझे ये बताइए कि भारत में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होती है कॉटन की वो कौन से राज्य में होती है, ओके। और इसके रिगार्डिंग जो है ना भारत जो है अगर एक्सपोर्ट में बात करूं तो भारत की कौन से रैंकिंग है भारत की जो गारमेंट का एक्सपोर्ट होती है, जो कपड़े का एक्सपोर्ट होता है उसके मामले में पूरे वर्ल्ड में। तो शुरुआत में बात कर रहे हैं कि जो इंडियन गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं तो अभी वो चिंता में है। तो चिंता में क्यों है कि उनके जो ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पर गुम हो सकते हैं। कहने का मतलब कि जो इन्होंने एक्सपोर्ट करना है, जो भी फॉरेन कंट्रीज ने इन एक्सपोर्टर से सामान मंगवाया है, तो हो सकता है कि उनके वो ऑर्डर कैंसिल कर दें। क्यों? क्योंकि जो प्राइसेस है ना उनके उनके बारे में अभी जो है अनसर्टेनिटी जो चल रही है कि किस तरीके से जो है इनके रेट्स होंगे। क्योंकि अभी ना भारत सरकार के द्वारा एक स्कीम जो है जारी लॉन्च की गई जिसके तहत यहाँ पर जितने भी तरीके की यहाँ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी, ओके। तो इसके अलावा जितने भी तरीके के टैक्सेस शामिल होंगे ना इस वैल्यू चेन के, जो भी एक्सपोर्ट होगा गारमेंट यहाँ पर भारत से किसी भी दूसरे मुल्क को, तो इसमें से ये भारत सरकार क्या करेगी, उनको वापस करेगी जो एक्सपोर्टर्स होंगे उनको। अगर यहाँ पर पहले लग जाएगा सब कुछ, बाद में जो है एक स्कीम के तहत जो है इनको वापस कर दिया जाएगा। तो अभी इसी के जो ना इसी के रिगार्डिंग चिंता बनी हुई है। क्योंकि अभी देखो भाव बढ़ गया ना, टैक्सेस लग गए, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी तो भाव बढ़ जाएगा, महंगी हो जाएगी चीज। जब चीज महंगी हो जाएगी तो जिस कंट्री को आप बेच रहे हो सामान, तो वो महंगी चीज क्यों खरीदेगा। तो हो सकता है ना फिर जब ऐसा सिनेरियो बन जाएगा तो फिर वो हो सकता है कि मैं अल्टरनेटिव ढूंढ लूं, मैं आपसे क्यों खरीदूं चीजें। तो सेम जैसे मैं एग्जांपल लूं तो जैसे सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया कि मैं अपनी जो ऑयल प्रोडक्शन नहीं बढ़ाऊंगा, जितना रेट पे मिल रहा है उतनी रेट पे आपको जो है क्रूड ऑयल मिलेगा। तो अभी भारत सरकार ने भी निर्णय ले लिया है, ओके। तो अभी उसके बाद जब एडिटोरियल आएगा उसको भी मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा। तो भारत सरकार ने भी अभी सोच रही है कि सऊदी अरब अरब को हम यहाँ पर अलग ही कर दें, मतलब यहाँ से हम इम्पोर्ट करें ही ना तेल का, ओके। इसका कोई और अल्टरनेटिव हम ढूंढ ले, ओके। तो इस तरीके से देखो हो गया ना, मतलब कि प्राइसेस ज्यादा मिल रहे हैं तो हम कोई ना कोई और दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से गारमेंट सेक्टर में है। तो अगर प्राइसेस ज्यादा हो जाएंगे किसी चीज के, तो फिर जो दूसरी कंट्री जिसने सामान मंगवाना है हमसे इम्पोर्ट करना है, तो वो भी फिर अल्टरनेटिव ढूंढेगा ना। तो इस तरीके से ऑर्डर जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये पहले काम करे तो उसमें नुकसान हो सकता है। तो अभी डिले हो रहा है, अगर जो भी ये नई स्कीम आई है तो इसमें डिले हो रहा है, जिसके तरीके क्या चल रहा है कि जो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव प्राइस है ना, तो उसमें यहाँ पर जो है फ्लक्चुएशन आ रही है। तो जो हम कंपटीशन दे सकते थे चाइना को या फिर वियतनाम को, जो कि खुद भी जो है इस गारमेंट सेक्टर में काफी बढ़िया काम कर रहे हैं, उनका भी एक्सपोर्ट काफी बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। बांग्लादेश का एक्सपोर्ट जो है कपड़े के सेक्टर में काफी बढ़िया बन रहा है। तो अभी उनको अगर हम compete करना चाहे तो उसमें भी अब अनसर्टेनिटी जो है वो बनती जा रही है, क्योंकि प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि स्कीम के तहत ये भी कहा जा रहा है कि वो पैसे मिलेंगे, ओके, वापस। तो गारमेंट सेक्टर अभी
बड़े पैमाने पर इसको हर्ट हो रहा है, और ज्यादातर जो डोमिनेंस है गारमेंट सेक्टर के ऊपर वो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का है। ओके, तो हाल ही में जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है ना, तो इनकी डेफिनेशन जो है भारत सरकार के द्वारा बदल दी गई है। और अभी नई डेफिनेशन देख लीजिए, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं माइक्रो की। तो माइक्रो में अगर बात करें तो कौन कौन सी कंपनीज आएंगी जिसका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है प्लांट और मशीनरी में, जहाँ इक्विपमेंट में, जो कि 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और उसका जो एनुअल सालाना जो टर्नओवर है ना, तो वो यहाँ पर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जितना भी ये टोटल रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ओके, तो ये टोटल रेवेन्यू है। ओके, मतलब इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, टोटल जो रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो ये कितना करेंगे। ओके, तो जब ये 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 1 साल बाद कितना रेवेन्यू इनको आ रहा है, तो ये 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर स्मॉल यहाँ पर एंटरप्राइजेस की बात करें इसकी कैटेगरी में, तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट मशीनरी या इक्विपमेंट में, वो 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसका जो एनुअल टर्नओवर है वो 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर हम मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करें तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो एनुअल टर्नओवर है वो 250 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है ना हम सेक्टर्स को बांट कर चलते हैं, तो इनको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं एमएसएमई सेक्टर। ओके, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इनको क्लासिफाई करते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एक एंटरप्राइजेस का सेक्टर। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है इनको इनकी डेफिनेशन को जो है बदल दिया गया है जून 2020 में। तो नया नोटिफिकेशन जो है भारत सरकार के द्वारा ये दिया गया है इसके रिगार्डिंग। तो एक क्वेश्चन का आंसर था, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, तो इनको कौन सा मंत्रालय जो है यहाँ पर इनको होल्ड करके चलता है, कंट्रोल करके चलता है, जो भी जिस तरीके के भी यहाँ पर चेंजेस करनी हो तो कौन से मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर की जाती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। तो ये कौन के मंत्रालय के अंतर्गत जो है काम करते हैं। और आगे बात कर रहे हैं कि अगर इस तरीके से गारमेंट सेक्टर का एक्सपोर्ट हर्ट होगा, तो बिल्कुल इसी तरीके से ये सही बात है कि जो बाकी सेक्टर्स होंगे तो वहां पर भी एक्सपोर्ट हर्ट होगा, तो ओवरऑल एक्सपोर्ट के ऊपर जो है नुकसान होना शुरू हो जाएगा भारत का। तो गवर्नमेंट को ना अभी तेजी से अनाउंस करनी चाहिए जो भी ये रेट होंगे अदायगी की, मतलब कि कितना पैसा आप वापस करोगे, जो भी टैक्सेस आप लोगे पहले एक्सपोर्ट के समय पर, टैक्सेस या फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी जो भी आप लगाओगे, तो क्या रेट होगा। ओके, तो जिसको यहाँ पर अभी जिस स्कीम का जो नाम दिया गया ना वो है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस और एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्कीम। ओके, तो जो कि 1 जनवरी से लागू हो चुकी है। ओके, तो फिर अभी भी जो है ना रेट्स क्या होंगे, तो ये अभी इनके बारे में बातें अभी खुलकर नहीं बताई गई हैं। ओके, तो ये स्कीम का नाम याद रखिएगा, एक्सपोर्ट के रिलेटेड ये स्कीम है। ओके, तो अभी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। और इसको यहाँ पर जो दूसरा नाम है WTO कंप्लायंट स्कीम भी इसको बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा इस स्कीम में, एक्चुअली में यहाँ पर क्या करेंगे ये लोग। तो अभी इस स्कीम के तहत क्या करेंगे कि जितने भी सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस होंगे, ड्यूटीज होंगे, सेस लगाए जाएंगे। तो सेस क्या होता है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आंसर करें, बहुत बार बता चुका हूं इसके बारे में। तो ये खासतौर पे जो किनके ऊपर, जो खासतौर पे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होंगे या फिर इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्ट अगर आप इनका एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो इनके मामले में जो है यहाँ पर WTO जो कंप्लायंट स्कीम है, तो यहाँ पर पैसा वापस कर देगी, जो भी यहाँ पर ड्यूटीज लगी होंगी, जो भी टैक्सेस लगे होंगे। ओके, लेकिन जो GST लगा होगा ना, तो यहाँ पर ये वापस नहीं होगा। ओके, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगा होगा किसी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर या इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि वैल्यू चेन में पहले से ही जोड़ दिया गया है, एम्बेडेड कर दिया गया है, तो अभी ये वापस नहीं होगा। तो इसी के चलते यहाँ पर जो ऑथर बात करने की, ये इस सिद्धांत से आप जो है बात कर रहे हो जहां पर कंट्रीज ना सिर्फ एक्सपोर्ट जो है ना करती है गुड्स एंड सर्विसेज का, ना कि टैक्सेस का। ओके, तो गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट के ऊपर आप फोकस करो। तो ऐसे जो टैक्सेस अभी GST भी रखा गया है, तो उसके रिगार्डिंग आप सोचिए, मतलब कि हमारा जो एक्सपोर्ट प्रमोशन है ना वो यहाँ पर हर्ट नहीं होना चाहिए किसी न किसी तरीके से, जिस भी तरीके से आप अपनी पॉलिसी फॉर्म कर रहे हो। अगर किसी भी टैक्सेस को आप वापस भी कर रहे हो तो उसको भी समय रहते करो ना, जो भी आप रेट्स रखना चाह रहे हो तो उसको बताओ एक्सपोर्टर्स को, ताकि जो कि उनकी जो चिंताएं हैं वो दूर हो, कि वो आगे जो है प्लानिंग किस तरीके से करे फ्यूचर में। और इसके अलावा जो आगे बात की जा रही है वो कह रहे हैं कि जो जितने भी एक्सपोर्ट बॉडीज हैं, मतलब जो अलग अलग यहाँ पर प्रमोशन काउंसिल, जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, या फिर गारमेंट एक्सपोर्टर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है, तो ये चाह रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जो 10% की आप इम्पोर्ट ड्यूटी लगाते हो रॉ कॉटन के ऊपर, जिसको कि खास तौर पे ये इम्पोर्ट करते हैं इजिप्ट से। ओके, तो जो ये वैरायटी है कॉटन की वो है लॉन्ग स्टेपल कॉटन। तो इसकी भी, कॉटन की भी ना अलग अलग वैरायटीज होती हैं। किसी कॉटन का जो रेशा होता है काफी लंबा होता है, किसी का बहुत कम होता है। तो जहां पर हम लॉन्ग स्टेपल कॉटन की बात करें तो यहाँ पर रेशे काफी बड़े होते हैं। ओके, तो ये अलग अलग एरियाज के, अलग अलग रीजन के अलग अलग यहाँ पर की प्रोडक्शन निकल कर आती है रॉ कॉटन की। तो यहाँ पर जो ये अलग अलग बॉडी से ये बातें कर रही है, कह रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को 10% तक की इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो आप कम करें। देखो, जब इम्पोर्ट करेंगे सामान तो वो अगर महंगा कम होगा, तो इससे जब वो प्रोडक्शन करेंगे तो वो जो प्रोडक्शन निकल कर आएगी तो उसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा ना, वो भी सस्ती निकलेगी। तो इसके अलावा ये भी बात कर रहे हैं कि जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है तो वो भी अभी GST चेन से बाहर है।
ओके, तो इसके अलावा यहाँ पर जो बाकी के जो स्पेशल ड्यूटीज लगाते हैं या एडिशनल सेस लगाते हैं, तो वो उसके मायने में कस्टम ड्यूटी काम नहीं करती है। ओके, तो यहाँ पर बाकी तो एक ही तरीके से आप जो है लगा देते हो, लेकिन कस्टम ड्यूटी थोड़ा अलग से काम करती है। तो जीएसटी चेन से भी ये बाहर है, बाकी को आपने जीएसटी के अंतर्गत रखा हुआ है। तो इस तरीके से जो काफी सारे ड्रॉबैक है कस्टम ड्यूटी के, तो अभी जो है ना एक्सपोर्ट्स के ऊपर वो इम्पैक्ट डालते हैं। तो देखो, कस्टम ड्यूटी जो है ना, ये किसके खाते में जाती है? कस्टम ड्यूटी किसके खाते में जाती है? ये राज्य सरकारों के खाते में जाती है या फिर सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाती है? देखो, ये कस्टम ड्यूटी होती है जो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है। ये लगती है कोई भी सामान अगर भारत की बाउंड्री के अंदर एंटर कर गया, ओके, तो आपने बाहर से कोई भी चीज मंगवाई है तो भारत की बाउंड्री के अंदर एंटर कर गई, तो सबसे पहले जो है ना कस्टम वाले आएंगे। ओके, तो चेकिंग होगी कि सामान क्या आया है। ओके, तो फिर बाद में इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है, जो भी आपने सामान मंगाया उसके हिसाब से। तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग ड्यूटी के रेट होते हैं। तो अभी इसके चलते भी जो है ना इम्पोर्ट बढ़ जाता है, इम्पोर्ट की वैल्यू राइज हो जाती है। तो ये सब चीजें यहाँ पर सोचनी होगी, ठीक करनी होगी। और अभी ये बात कर रहे हैं कि अगर हम ऑडिट ट्रायल अगर करें, तो ऑडिट ट्रायल बहुत जरूरी है कि किस तरीके से आने वाले समय में इम्पैक्ट कर सकता है इतना इम्पोर्ट ड्यूटी अगर आप लगाओगे। ओके, तो जो भी हमने यहाँ पर रॉ कॉटन मंगवाया, जो भी आपने उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई, जो भी आपने टैक्स लगाया, तो इससे यहाँ पर जो है क्या नुकसान होगा। तो अलग अलग स्टेजेस की अगर हम बात करें, अगर स्पिनिंग से लेकर यार्न तक, स्पिनिंग मतलब कि जो कॉटन आया, कॉटन को स्पिन करते करते हमने उसको धागे में कन्वर्ट किया। ओके, जो छोटे बड़े रेशे थे उनको आपस में जोड़ जोड़ कर एक धागा बनाया, यान बनाया। तो फिर बाद में उसको वीव किया, उसको बुना, उसको फिर फैब्रिक फैब्रिक में कन्वर्ट किया, कपड़े कपड़े में कन्वर्ट किया। ओके, फिर बाद में उसको टेलर किया अच्छे से, उसको कट करके डिजाइन करके उसको गारमेंट में कन्वर्ट किया। तो ये अलग अलग स्टेजेस आ गई एक रुई से लेके यहाँ पर जो एक पूरा का पूरा जो आपने सूट बनाया। ओके, तो अभी अगर हर एक स्टेज में ऐसा जो है ना, जो टैक्सेस ऐड होते जाएंगे, तो इससे फिर ये बात खराब हो जाएगी। ये एक तरह की प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट करना होगा, फिक्स करना होगा। तो जितने भी तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, तो ऑथर बात करें तो पहले तो उनको जीएसटी के दायरे के अंतर्गत लेकर आओ। ओके, तो अभी भी थोड़े बहुत टैक्सेस हैं जो जीएसटी के दायरे से बाहर है, जैसे हम कस्टम ड्यूटी की बात कर रहे हैं। तो एक्सपोर्टर्स को अभी जरूरत है कि जितना भी उन्होंने इनपुट टैक्स पेड किया ना, तो उसके हिसाब से उनको रिफंड कर दो। जितना भी टैक्स उन्होंने दे दिया है भारत सरकार को, तो जो भी आप रिफंड करना चाहते हो तो आप उसके हिसाब से करो। ओके, तो ये सबसे बढ़िया चीज रहेगी, ना कि आप ऐसा करो कि आप अलग से जो है ना रिम्बर्समेंट स्कीम जो है वो निकालो, जहां पर आप पैसे की अदायगी करते रहो अलग अलग तरीके से, कि आपने इतने टैक्सेस दिए हैं। ओके, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में बात की कि जीएसटी को अभी भी बाहर रखा गया, जीएसटी को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं वो। ओके, तो यहाँ पर यही बात करें कि एक मोटा मोटा रखो, मतलब कि इनपुट टैक्सेस को सभी एक जगह इकट्ठा करके रखो कि इतने पैसे जो है रिफंड के लिए जो है क्लेम करने हैं एक्सपोर्टर ने, तो वही पैसे आप उनको डायरेक्टली दे दो। तो इसके अलावा अलग स्कीम्स आपको बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो चलिए अभी थर्ड एडिटोरियल जो उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं डोंट प्रमोट प्रमोटर फोबिया। तो देखो, प्रमोटर्स क्या होते हैं? जो भी कोई कंपनी बनती है, ओके, तो कोई भी सपोज करो किसी ने नया स्टार्टअप शुरू किया, और नया स्टार्टअप शुरू हुआ, उसमें इन्वेस्टमेंट्स आई, और जो यहाँ पर नया आइडिया लेकर आया था बंदा, वो भी उस आइडिया के अगर उसको इन्वेस्टमेंट मिलनी शुरू हो गई ना, तो आगे आने वाले समय में उसको प्रोसीड करेगा, कंपनी को इन्वेस्टमेंट और बढ़वाएगा, कोशिश करेगा कि एडवर्टीजमेंट करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अप्रोच पहुंचे कि ये कंपनी क्या प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो है लेकर आ रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रमोटर्स होते हैं, ओके, जिनको हम जो है एक तरीके से मालिक बोल देते हैं कि ये कंपनी के मालिक है, या फाउंडर है या सीईओ। ओके, जैसे मैं मुकेश अंबानी की बात करूँ तो रिलायंस ग्रुप के वो प्रमोटर हैं। ओके, तो इस तरीके से, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ उनके रिलायंस जियो में, रिलायंस इंडस्ट्रीज के और भी जितने यहाँ पर सबसेक्शन है वहां पर, तो वो एक प्रमोटर के तौर पर काम करते हैं। तो इस बात को थोड़ा समझिए। ओके, तो अभी ना यही प्रमोटर फोबिया की बात कर रहे हैं कि ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये चीज होती है कि अगर कोई भी प्रमोटर आया है तो वो ना फ्रॉड कर सकता है। क्योंकि जैसे विजय माल्या की आप एग्जांपल ले लो, नीरव मोदी की एग्जांपल ले लो, तो बहुत बड़े पैमाने पर पैसा बैंकों से उठाया, वापस नहीं किया, दौड़ गए, भाग गए। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर ना क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं ऑथर की। ऐसा प्रमोटर फोबिया आप मत फैलाओ, जो यहाँ पर नए पैमाने पर नए स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, कि जो भी प्रमोटर यहाँ पर आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ पैसा लेकर दौड़ जाएगा। तो इन सब बातों को बहुत अच्छे अच्छे तरीके से यहाँ पर डिस्कस किया गया है, बहुत बढ़िया आर्टिकल है। तो ये भी 40 साल पहले की बात कर रहे हैं कि जब योजना भवन में ये यहाँ पर उतर रहे थे कि कोई मीटिंग यहाँ पर होनी थी, जिसके तहत इनके ड्राइवर ने इनसे क्वेश्चन पूछा कि क्या जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं, आम लोगों की जो प्रॉब्लम है, कि क्या उनको भी डिस्कस किया जाता है मीटिंग्स में, कि तो क्या इसके रिगार्डिंग आप कुछ बात रखते हो। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर बात करने की, वो जो क्वेश्चन उसने 40 साल पहले पूछा था, तो आज भी वो मुझे ना याद आता रहता है, वो रिमाइंड होता रहता है। तो अभी जब भी मैं डिस्कशन करता हूँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में भारत में, तो वो क्वेश्चन मुझे बार बार मेरे माइंड में स्ट्राइक करता है।
तो ज्यादातर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जितनी भी ऐसी कन्वर्सेशंस होती हैं, ओके, तो यहाँ पर वो होती हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में। ओके, मतलब कि ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्या होते हैं, देखो वही वही सेम एग्जांपल है कि कोई कंपनी नई शुरू हुई, नया स्टार्टअप शुरू हुआ, तो अब जो वो प्रमोटर होगा ना, तो उसको भी वॉच करने के लिए, चेक करने के लिए यहाँ पर एक डायरेक्टर बैठाया जाएगा जिसको हम नाम देते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो ये इनका पूरा यहाँ पर बोर्ड मेंबर बनता है, कि बोर्ड मेंबरशिप बनती है। इसमें बहुत बहुत तरह के बोर्ड मेंबर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स के तौर पर जिनकी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है वो बोर्ड मेंबर बनते हैं, तो वो भी बैठते हैं। प्रमोटर बैठता है, जैसे सपोज करो मुकेश अंबानी भी बैठे हैं, उनके बाकी बोर्ड मेंबर्स भी बैठे हैं, तो वही इन्वेस्टर्स होंगे। लेकिन जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा ना, ओके, तो वो इन्वेस्टर यहाँ पर नहीं होगा, वो बाहर से लाया जाएगा, जिसका मतलब यही है कि प्रमोटर को चेकआउट करना है कि क्या सही एक्टिविटीज कर रहे हैं वो, कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे कि इन्वेस्टर्स का पैसा ही डूब जाए आने वाले समय में। तो इस तरीके से यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को बैठाया जाता है। तो यही बातें कर रहे हैं कि जब भी कन्वर्सेशन शुरू होती है तो यहाँ पर यही बात आती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की, किस तरीके से यहाँ पर जो इनको और स्ट्रेंथन किया जाए, और इनको बड़ी तरीके से जो है इनको पावर्स दी जाए कि अच्छे तरीके से ये काम करे, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी, और साथ ही साथ यहाँ प्रमोटर्स के साथ भी ये खड़े रहे। ओके, तो इसी यहाँ पर आइडिया को यहाँ पर कैप्चर करते हुए यहाँ पर टकराव के यहाँ पर ना सेंटेंस में बातें की हैं। तो यहाँ पर एक आर्टिकल आया था रंगनाथन जी के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर ये लिंक है छोटा सा इस आर्टिकल का, जहाँ पर उन्होंने बात की थी कि कैसे जो है ना हम जो है गहराई में जाकर जो है स्ट्रेंथन कर सकते हैं जो फ्रेमवर्क है गवर्नेंस का, खासतौर पे अगर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें, जिसमें हमने प्रमोटर्स जो है ना उसको भी हमने यहाँ पर चेक में रखना है, मतलब उसको भी देखते रहना है कि किस तरीके की इसकी एक्टिविटीज है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट हो गई इस कंपनी में, बाद में जो है यहाँ पर जिस तरीके से इसको काम करना चाहिए तो काम नहीं किया जा रहा है, जो प्लान आगे जैसे चलना चाहिए था नहीं चल पा रहा है। जैसे मैं हाइक की एग्जांपल लूं, तो हाइक एक तरह का मैसेजिंग ऐप आया था भारत में, जो कि व्हाट्सएप का राइवल था। ओके, तो ये शुरू शुरू में काफी पॉपुलर हुआ, लेकिन बाद में ये फेल हो गया स्टार्टअप। तो ये स्टार्टअप भी 12,000 करोड़ का था। ओके, तो ये भी फेल हो गया। तो इस तरीके से नए नए स्टार्टअप्स बनते हैं तो फेल भी होते हैं। ओके, पैसा अगर आता है तो पैसा फिर इन्वेस्टर्स निकाल भी लेते हैं जब लग रहा होता है कि यहाँ पर पैसा लगाना सही नहीं है। ओके, तो अभी इसी के तरीके से आगे बात करें कि इनको जो है चेक पे रखना है प्रमोटर्स को। ओके, इसी साथ ही साथ यहाँ पर इस तरीके से इनको रखना है कि ये आगे भी बढ़े। ओके, और इस तरीके से आगे बढ़े कि मतलब कि कंपनी का कोई नुकसान ना हो, इन्वेस्टर्स का कोई नुकसान ना हो। ओके, तो उस तरीके से भी इनको बांध कर रखना है। तो इसी तरीके से जो है कॉर्पोरेशन में जो है कॉर्पोरेट जो इंडस्ट्री है वहां पर जो है ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, और जो है कॉर्पोरेट सेक्टर जो है ना लॉन्ग रन में आगे बढ़ेगा। ओके, तो देखो मैं एग्जांपल अगर लूं, जैसे देखो एक अनिल अंबानी के पास जो भी कंपनीज हैं, तो एक मुकेश अंबानी के पास कंपनी, तो जो रिलायंस टेलीकॉम करके जो इंडस्ट्री थी ना, तो वो शुरू शुरू में मुकेश अंबानी ने शुरू की थी। ओके, तो बाद में जब इनका बंटवारा हुआ तो अनिल अंबानी ने जिद करके वो कंपनी ली थी कि वो जो रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन वाली कंपनी है तो वो मुझे दे दो। ओके, तो फिर मुकेश अंबानी ने वो कंपनी उसको दी। तो आज का जो सिनेरियो ना, आज का सिनेरियो ये है कि जियो के चलते जो है ना वो जो रिलायंस टेलीकॉम है वो 50,000 करोड़ के ज्यादा से ऊपर के कर्जे में है। ओके, तो अभी उनका भी जो है ना वो आईबीसी के तहत, जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के तहत यहाँ पर रेजोल्यूशन प्लान चल रहा है कि इनका भी कोई सोल्यूशन निकाले, इनको भी बेचे और इन्वेस्टर्स का पैसा उनको वापस दिलाया जाए। तो मतलब कि वो बर्बाद होगी वो कंपनी इस तरीके से जो रिलायंस टेलीकॉम वाली थी। ओके, तो जियो ने ही बर्बाद कर दी, तो कहने का मतलब ये है। तो इस तरीके से देखो, जब भी आगे बढ़ते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो अच्छे तरीके से अगर गवर्नेंस नहीं रहेगी, अच्छे अच्छे डिसीजन नहीं ले पाओगे, तो जो है ना कंपनी खत्म हो सकती है। कंपनी का जो फ्यूचर है ना वो अच्छी गवर्नेंस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो अच्छी गवर्नेंस होगी तभी होगी जब अच्छे बंदे जो है ना यहाँ पर काम कर रहे होंगे। तो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठाया जाता है उसको आप अच्छी पावर्स दोगे। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी ये समय ऐसा है कि जब भी अगर कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बात करता है तो यहाँ पर प्रमोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बात होती है। ओके, तो यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग जो है ना प्रमोटर्स का डिस्ट्रस्ट जो होता है ना, उसके ऊपर ज्यादातर लोग विश्वास नहीं करते प्रमोटर्स के ऊपर। कहने का मतलब कि विश्वास इतनी जल्दी नहीं होता है, जिसके तहत यहाँ पर उनको यही माना जाता है कि यहाँ पर ये क्रिमिनल्स ही हैं, यहाँ पर क्रुक है, मतलब कि बदमाश ही हैं, जो जो पैसा है इन्वेस्टर्स का लेकर भाग जाएंगे। ओके, तो बिल्कुल इस तरीके से इनके ऊपर चेक बनाना जरूरी है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बैठाने जरूरी है, इसके अलावा इंट्रूसिव ऑडिटर्स जो है वो बैठाने जरूरी है, हाइपर एक्टिव जो रेगुलेटर्स है वो बैठाने जरूरी है, ता जो कि अच्छे तरीके से जो भी ये पैसों का जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं इसके ऊपर भी जो है निगरानी बना के रखी जाए कि सही तरीके से जो गवर्नेंस है वो आगे बढ़े। और आगे जो ऑथर के द्वारा बात की जा रही है, तो यहाँ पर बात करें कि जितनी भी डिस्कशन आती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, जितनी भी एग्जिस्ट करती है, तो वो तभी करती है जब यहाँ पर कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं। मतलब कि कोई स्टार्टअप नया एग्जिस्ट करता है, किसी प्रमोटर ने नई कंपनी खोली है, वहां पर इन्वेस्टमेंट आई, तभी यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बातें हो रही है। तो यहाँ पर कंपनीज ही है जो यहाँ पर ऐसी एंटाइटीज हैं जो कि सेटअप होती हैं
ओके, बाद में क्या होता है, वहां पर इन्वेस्टमेंट आती है। ओके, फिर प्रमोटर्स जो है उनको और आगे प्रमोट करते हैं। ओके, प्रमोटर का काम क्या होता है, सिर्फ एक आइडिया लेकर आता है। जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ बाई जियोस की। तो बाई जियोस का भी नाम आपने सुना होगा, 2011 में इसको शुरू किया गया था रविंद्रन के द्वारा। ओके, तो उसने शुरुआत में क्या किया, एक यूनिक आइडिया उसके पास था, तो जिसकी कि आज आजकल प्रमोशन भी करता है शाहरुख खान। तो अभी उसमें क्या था कि अगर छोटी से छोटी चीज भी बच्चों को सिखानी है ना, इस तरीके से सिखाओ कि बच्चे जो है ना जल्दी से कैप्चर कर जाए। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, जो ऑनलाइन टूल्स थे, उनका खूबी फायदा उठाया। तो वो आइडिया लेकर आए कि अगर हमने कोई सिंपल फॉर्मूला भी बच्चों को बताना है तो किस तरीके से बताना है कि बच्चा पूरी डिटेलिंग में घुस जाए। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर आइडिया लेकर आया, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट आई, आइडिया अच्छा लगा, तो 2 लाख रुपया लगाकर इन्होंने अपना ट्यूशन सेंटर शुरू किया था रविंद्रा ने 2011 में। ओके, तो फिर ये धीरे धीरे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़नी शुरू हो गई, ये आइडिया लोगों को पसंद आना शुरू हो गया, फिर एडवर्टीजमेंट के ऊपर पैसा लगना शुरू हो गया। ओके, तो जितने भी यहाँ पर इसके सब्सक्राइबर्स थे, जो भी इनका प्लान लेते थे, उनकी गिनती बढ़नी शुरू हो गई। तो फिर जाकर बाई ज्यूस काफी बड़े पैमाने पर जो है फैलना शुरू हो गया। तो अभी ये 72nd रैंकिंग है जो रविंद्रन है, ओके, जो यहाँ पर फाउंडर है बाई ज्यूस के। अगर हम बिलियनियर्स की बात करें, ओके, भारत के जितने भी बिलियनियर्स अगर उनकी कैटेगरी बनाई जाए तो 72nd जो है वो रैंकिंग आती है रविंद्रन की। तो इस तरीके से देखो आगे बढ़ती है कोई भी चीज। ओके, तो एक समय ये भी आया था कि वो उनकी जो वैल्यूएशन थी वो 40 से 50 हजार करोड़ तक पहुंच गई थी बाई जी उसकी। ओके, तो अभी इसी के चलते बात करते हैं कि प्रमोटर का काम यही होता है कि आइडिया लेकर आता है, फिर वहां पर इन्वेस्टमेंट आती है, अगर आइडिया अच्छा लगे फिर आइडिया को शेप मिलती है, फिर यहाँ पर जो है ना कॉम्बिनेशन होता है एंथुसियाज्म, मतलब कि एंथुसियाज्म का मतलब होता है उत्साह। ओके, तो यहाँ पर जब उत्साह होता है, एक नई एनर्जी होती है, एक्साइटमेंट होती है, तो ये सब चीजें इंश्योर करती हैं कि ग्रोथ होगी उस एंटरप्राइज की, तो वो आगे बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ पर अगर इंटेंशन सिर्फ यही है कि अगर फ्रॉड ही कमिट करना है, ठगी ही करनी है पैसे की, इन्वेस्टर का पैसा लेके भाग जाना, जैसे कि विजय माल्या लेकर भाग गया, ओके, नीरव मोदी लेकर भाग गए, तो यहाँ पर इसके और भी बहुत सारे रास्ते हैं। तो ये यहाँ पर ऑथर की बातें हैं कि और भी बहुत सारे रास्ते हैं कि ऐसा काम करने के, अगर ठगना ही है तो यहाँ पर कंपनी सेटअप करने की जरूरत नहीं है प्रमोटर के द्वारा। तो यहाँ पर ओवरऑल इस आर्टिकल में यही बात, प्रमोटर का ही सिनेरियो दिखाया गया है कि प्रमोटर को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो, तो प्रमोटर फोबिया मत बनाओ। ओके, तो ये इसी के चलते जो आगे यहाँ पर बात की जा रही है कि हम ये भी नहीं कह सकते कि सारे प्रमोटर्स जो है वो सभी एक जैसे हैं, वो सभी जो है एक ही जैसा पाथ जो है यहाँ पर अपनाकर चल रहे हैं, अपना सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स का पैसा है, ठीक है, उसी के हिसाब से जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं, मतलब उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। लेकिन हम ये भी यहाँ पर कहेंगे कि अगर सारे प्रमोटर्स को आप एक ही लाइन से यहाँ पर देखोगे, एक ही यहाँ पर ब्रश से उनको पेंट करोगे, तो वो भी अनुचित है, वो भी सही नहीं है। ओके, तो हर एक प्रमोटर जो है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इसीलिए यहाँ पर कंपनी बनाकर आया कि उसको पैसा लेकर भाग जाना है लोगों का। तो ये बातें भी हमें ध्यान में रखनी होगी। और इसी के चलते हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर चेक एंड बैलेंसेस बनाने होंगे, इंश्योर करना होगा कि यहाँ पर फ्रॉड जो है ना किसी भी तरीके का ना हो। तो कि यहाँ पर अगर एक्सेसिव उत्साह यहाँ पर देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिलता है, उससे भी बचना है। तो जैसे यहाँ पर हो सकता है कि एक समय में बहुत उत्साह है, तो दूसरे समय पर जो है कॉर्पोरेट एंटाइटी जो है वो दुख में भी जा सकती है। ओके, तो मतलब कि गलत फैसले भी हो सकते हैं और ज्यादा एक्साइटमेंट में। तो ये भी, ये सब चीजें हैं जिनको रेगुलेट करके, जिनको की काउंटर करके चलना है, सही तरीके से आगे बढ़ना है। तो यही एरिया है यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, जो ऑडिटर्स हैं, जो रेगुलेटर्स हैं, कि जो कि लगातार जो कि इनको ये एड्रेस करती रहनी है ऐसी प्रॉब्लम्स, तभी तो इनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। और आगे जो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अभी हाल ही में घोषणाएं की गई हैं कुछ पर्सन्स के द्वारा, जो कि यहाँ पर हाईएस्ट लेवल ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। ओके, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जैसे अगर हम बात करें, जैसे है जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, जो हमारे प्रधानमंत्री हो गए, तो इस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है कि जिनके द्वारा जोर दिया जा रहा है कि हमें अभी जरूरत है बहुत बड़े पैमाने पर जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं उनकी, मतलब कि जो वेल्थ को क्रिएट करे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही स्टार्टअप लगाने पड़ेगी, कंपनीज जो है ना ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ पर लोग आए, बच्चे आए, अपने आइडियाज लेकर आए, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट बढ़े और नई जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज वो क्रिएट करें, जिससे आने वाले समय में अगर उनकी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती है तो यहाँ पर वेल्थ ही क्रिएट की जाएगी। तो इस ऐसे ही यहाँ पर बात करें कि प्राइवेटाइजेशन की बहुत बड़े पैमाने पर जरूरत है। ओके, तो अभी इसी अप्रोच के साथ चलते हुए यहाँ पर जो अटेम्प्ट किए जा रहे हैं कि बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है। तो जो भारत सरकार जो है, जो 20 साल का बजट जो अनाउंस हुआ, उसमें काफी चीजें यहाँ पर बात भारत सरकार के बारे में द्वारा बोली गई है कि अभी 2 बैंकों को भी प्राइवेट किया जाएगा, एक यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस की कंपनी है उसको भी प्राइवेट किया जाएगा। हालांकि अभी नाम जो है वो डिस्क्लोज नहीं किए गए कि किनको किया जाएगा, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है जहां पर सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, अपना स्टेक बेचेगी प्राइवेट सेक्टर को। और उसमें से भी जो है ना 1.25 लाख से 1.5 लाख करोड़ के बीच में जो है भारत सरकार का अनुमान है कि हम जुटाएंगे इतना पैसा
आने वाले इस फिस्कल ईयर में, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होगा, 2021-22 वाला जो फिस्कल ईयर है। ओके, तो इस तरीके से प्राइवेट सेक्टर की यहाँ पर अप्रोच लगाई जा रही है। तो यहाँ पर ऐसे ऑथर बात करें तो साथ ही में ये भी बात कर रहे हैं कि हालांकि मैं यहाँ पर वोटर ही नहीं हूँ कि मैं होलसेल प्राइवेटाइजेशन करूँ। ओके, तो यहाँ पर इस ब्लाइंड बिलीफ के साथ, इस अंधविश्वास के साथ कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत जरूरी है, तो वो ज्यादा एफिशिएंट है। ओके, तो इसके चलते यहाँ पर ऑथर अपनी बात रख रहे हैं कि मैं इसको अभी इतना पूरे पैमाने पर प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट नहीं करता हूँ कि सभी चीज को आप प्राइवेटाइज कर दो। ओके, लेकिन यहाँ पर ये चीजें यहाँ पर उनको पाई गई कि जो भी घोषणाएं की गई ना, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन यही लगाई गई है प्राइवेट सेक्टर से कि ये जो ना एक अच्छा रोल जो है अदा कर सकती है हमारे भारत की जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, उसके चलते हुए। तो प्राइवेट सेक्टर जितने भी यहाँ पर वेल्थ क्रिएटर्स बनेंगे, उतने बड़े पैमाने पर हमारी जीडीपी ग्रो करेगी, उतने बड़े पैमाने पर जो है हमारी इकोनॉमी जो है ना वो आगे बढ़ेगी। और इसी के चलते आगे बात करें कि फिर एक सवाल यहाँ पर उठता है कि जिसकी जरूरत पड़ती है कि क्या हमें यहाँ पर रेगुलेशन या फिर ऐसे कानूनों की जरूरत है जो कि यहाँ पर बेस हो, जो जो भी किसी ने यहाँ पर जो डिस्ट्रस्ट का यहाँ पर जो है पैमाना भरना शुरू कर दिया कि इन्वेस्टर्स अभी जो है अभी विश्वास उठना शुरू हो गया है किसी भी प्रमोटर के ऊपर से। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा यहाँ पर एंटरप्रेन्योरियल बग, मतलब कि कोई भी ऐसा प्रमोटर जिसने गलती की है, जिसने यहाँ पर जो है इन्वेस्टर का पैसा जो है वो खा लिया है, तो यहाँ पर इसके चलते वो और भी जो है एंटाइटीज जो है सेटअप करता जा रहा है और कंटिन्यू भी करता जा रहा है। इसके अलावा जो पॉपुलेशन को गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए वो भी जो है बड़े पैमाने पर प्रोवाइड करता जा रहा है। तो इस तरीके से एक और इन्वेस्टर्स का पैसा डूब रहा है, दूसरी ओर जो है बाकी कंपनीज जो प्रमोटर की चल रही है, तो उसके तहत जो है वो जो कॉन्टिन्यूटी है उसको बरकरार रखा है। तो क्या इसको किसी रेगुलेशन के दायरे में बांधना चाहिए, क्या इसको किसी कानून के दायरे में यहाँ पर बांधना चाहिए? तो ऐसे यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और या फिर ऐसा किया जाए कि हम यहाँ पर जो है ना बड़े बड़े यहाँ पर पैमाने पर जो भी कोई भी नई कंपनी शुरू होती है, तो शुरुआत में जो भी डिस्ट्रस्ट की भावना शुरू होती है, तो उसको उससे मूव अवे हो जाए, एक साइड पे हो जाए, और सिर्फ देखें यहाँ पर कि किस तरीके से जो है ट्रस्ट जो है क्रिएट किया जा रहा है, उसको वेरीफाई करें। ये वाली अप्रोच लगाकर हम आगे बढ़े। तो कैसे आगे बढ़े? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन जो है ये किया जा रहा है ऑथर की तरफ से कि हम यहाँ पर ट्रस्ट बट वेरीफाई वाला जो अप्रोच है वो भी लगाकर चल सकते हैं कि हमें आपके ऊपर विश्वास है। थोड़ा बहुत जो भी यहाँ पर अगर किसी इन्वेस्टर का पैसा गया भी है, ओके, तो फिर भी जो है कंटिन्यू किया जा रहा है, तो एक विश्वास के तौर पर जो है दोबारा इन्वेस्टर्स उसके ऊपर इन्वेस्ट करें। तो ये वाली अप्रोच भी जो है हम प्रेफर करके जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे जो यहाँ पर बात करें तो कह रहे हैं कि जितने भी प्रमोटर लेड इंस्टीट्यूशंस हैं, तो यहाँ पर जो भी किसी कंपनी का प्रमोटर है, तो अभी वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को यहाँ पर रखता है अपने बोर्ड मेंबर्स में। तो उसकी यहाँ पर बिलीव यही होता है कि वैल्यू बढ़ेगी, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी आने वाले समय में। ओके, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब यही होता है, ये एक तरह का आउटसाइडर होता है, अच्छे से पॉलिसी वर्क को देखता है और ये देखता है कि किस तरीके से जो जो शेयर होल्डर्स हैं, तो उनका जो स्टेक है वो उसको किस तरीके से बरकरार रखा जा रहा है, क्या उनको किसी तरीके की हानि तो नहीं पहुंचाई जा रही। तो इस सब चीजें से भी यहाँ पर विश्वास बढ़ता है कंपनी के ऊपर। जब विश्वास बढ़ेगा तो फिर इन्वेस्टमेंट और ज्यादा आएगी, इन्वेस्टर्स और बड़े पैमाने पर जो है इन्वेस्ट करेंगे उस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर। और हो सकता है कि बहुत जल्दी ही जो है उस कंपनी की वैल्यूएशन जो है काफी ज्यादा हो जाए, बिलियंस और बिलियंस डॉलर जो है वो जोड़ सकती है। ओके, तो इसी के चलते जो आगे बात कर रहे हैं कि ये भी कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है कि यहाँ पर ये भी प्रमोटर्स का इंटरेस्ट होता है। क्या होता है कि वो भी चाहते हैं कि जो भी कंपनी खड़ी हो ना, तो जो भी प्रमोटर नई कंपनी खड़ी करता है तो वो भी चाहता है कि इतनी वैल्यू इसकी जनरेट हो जाए ज्यादा से ज्यादा, ताकि जो कि मैं भी अलग से अपना शेयर लेके ना, तो अलग से अपनी खुद की यहाँ पर अपने लिए यहाँ पर वैल्यू ऐड करूँ। ओके, अपनी यहाँ पर वैल्यू ऐड करूँ, अपना भी पैसा मैं बनाऊं खुद के लिए और जो है मैं भी आगे बढ़ूं। ओके, और साथ साथ इस तरीके से भी यहाँ पर जो ना प्रमोटर की सोच होती है, जब बड़े पैमाने पर कोई कंपनी फैलनी शुरू हो जाती है, उसकी वैल्यूएशन बढ़नी शुरू हो जाती है। ओके, तो इस तरीके से भी प्रमोटर जो है वो काम करते हैं। लेकिन अगर हम इस दायरे को इस तरीके से समझे कि यहाँ पर ये विश्वास करना शुरू कर दे कि जितना भी यहाँ पर प्रमोटर्स का इंटरेस्ट होता है तो अपने आप के लिए ही होता है, तो ये अगर इसी पैमाने पर हम आगे बढ़ते रहेंगे, तो ये अगर ये सोचेंगे कि वो जो बाकी के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, तो उनके बारे में वो नहीं सोचते हैं, ओके, तो ये भी एक गलत बात हो जाएगी। तो ये भी ऐसा नहीं है। देखो, कोई भी प्रमोटर कोई भी कंपनी शुरू करता है तो वो भी यहाँ पर धैर्य रखता है। ओके, पहले ये देखता है कि कंपनी अच्छे से उसको फैला दे, वैल्यूएशन अच्छे से हो जाए। जब इनकम अच्छी आनी शुरू होगी, फिर जो है प्रमोटर अपने लिए भी जो है अपनी वैल्यू जो है ऐड कर सकता है, अपना भी पैसा जो है जुटा सकता है आने वाले समय में। हो सकता है कि जितना भी उसने अब तक पैसा कमाया हो, तो उसी की कंपनी के अंतर्गत जो है एक और जो है उसकी ब्रांच खोल दे, या फिर और कोई नई कंपनी खोल दे जिसमें कि उसमें या उसका अपना स्टेक जो है ज्यादा हो, इन्वेस्टर्स का यहाँ पर स्टेक थोड़ा कम हो। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ते हैं। और ये भी जो फर्स्ट स्टेप की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो हमारा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, तो इसको अभी मीनिंगफुल कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशन जो है ना ये प्रमोटर्स के साथ करनी चाहिए। यहाँ पर कुछ बड़ी और छोटी जो कंपनीज है उनके प्रमोटर्स के साथ एक बैठक होनी चाहिए, जहां पर इनको पता होना चाहिए, कुछ क्वेश्चंस जो है ना ये होने चाहिए जिससे पता चले कि इंटेंशन क्या है जो भी ये कंपनीज के प्रमोटर्स हैं।
जो खास तौर पर बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रही हैं, अच्छा जो है अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। तो इससे भी हमें समझ आ जाएगी कि यहाँ पर जो है ना कहाँ पर किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या इंटेंशन लेकर आगे चल रहे हैं, तो ये भी बातें समझ आ जाएगी अगर रेगुलर हम जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशन करते हैं। इसमें ऐसा भी नहीं कि एक बार कर ली फिर उसके बाद 1 साल का गैप आ गया, तो मतलब समय रहते जो है ना जिस जिस तरीके से कंपनी आगे बढ़ रही है उस तरीके से एक कंस्ट्रक्टिव जो है कन्वर्सेशन जो है कंपनीज के साथ सेबी की होनी चाहिए। तो इसके अलावा जो बात करें कि अगर हम ऐसा करेंगे कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, ओके, तो उसके इंटरेस्ट में हम कोई भी किसी तरीके का यहाँ पर बार खड़ा कर देंगे, कहने का मतलब कोई रुकावट यहाँ पर अनरीजनेबल लगा देंगे कि आप जो है इस पैमाने से इस वैल्यूएशन से ज्यादा नहीं जा सकती, या फिर इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती, या किसी भी पैमाने पर जो प्रमोटर के ऊपर कोई आप किसी भी तरीके का बैन लगा देते हो डिसरप्टिव मैनर में, तो फिर वो उसी दायरे में जो है काम करता रहेगा सारी उम्र, और उस दायरे को वो क्लियर करने की भी कोशिश नहीं करेगा। ओके, तो इस तरीके से हमें आगे नहीं बढ़ना है। अगर सेबी भी आगे प्रमोट करता है, आगे प्रमोटर्स को किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, तो सही मायने में होनी चाहिए। पूरा का पूरा सिनेरियो को पहले समझना है, सिनेरियो समझ के फिर उसके बाद जो है जो भी आपने बार लगाना है, कोई भी रुकावट लगानी है, जो हर्डल लगाना है, जो कोई फाइन लगाना है, तो फिर वो उस हिसाब से आप लगा सकते हो। और आर्टिकल के अंत में जो बात करें तो ये कह रहे हैं कि अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर कोई एरिया है जहां पर आप चाह रहे हो कि सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस जो है आने वाले समय में देखने को मिले, तो फिर यहाँ पर जो बिजनेस कर रहे हैं ना, तो उनको उनका पार्ट अदा करने दो, उनको बिजनेस करने दो। अगर प्रमोटर आगे बढ़ रहा है अपनी कंपनी को लेकर, कोई नया आइडिया लेकर आया, उसके बारे में सोच रहा है, उसके बारे में उसकी एक्सपेंशन चाह रहा है, तो जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है उनको पहले आप आगे बढ़ने दो, उनको अपना रोल अदा करने दो। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बात करें कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स है, तो उनकी आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि जो बार बार अपराधी घोषित होते हैं, मतलब कि कोई कंपनी शुरू की, पैसा लेकर भागे, तो उनकी आप अलग से एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। ओके, तो अगर वो पैसा लेकर भाग गए हैं, ओके, तो वो पैसा वापस तो नहीं ना मिल रहा, जो भी जिन भी बैंकों का पैसा गया, जिन भी इन्वेस्टर्स का पैसा गया, तो अभी इनके ऊपर भी दायरा हमें कसना है, और बीच हैबिचुअल ऑफेंडर्स के ऊपर भी हमें यहाँ पर जो है बात रखनी है। तो इनके बारे में भी हम अलग से रख सकते हैं, बातें रख सकते हैं। तो इसी के चलते अभी सेम टाइम ये बात करें कि जो रिस्पॉन्सिबल बिजनेस है, ओके, जो कि कानून को मानकर आगे चल रहा है, तो यहाँ पर उनको हमें क्रश नहीं करना है, उनको खत्म नहीं करना है, उनके ऊपर इतना ज्यादा बोझ डालकर कि आप जो है ना अलग अलग तरीके के रूल्स जो है, नए नए रेगुलेशन जो है आपके ऊपर डाल दिए गए, तो उन सबको फॉलो करके चलो। इनका बर्डन नहीं बढ़ाना है, नई रूल्स और रेगुलेशंस का। जिस तरीके से काम चलता आ रहा है उसको काम को आगे फर्दर जो है ना मूव आउट होने दो, उसको आगे बढ़ने दो। ऐसे मतलब घुटने टेकने वाला कोई भी रिस्पॉन्स जो है ना वो हमें यहाँ पर नहीं लेना है। मतलब इस तरीके से नई नई रेगुलेशन हमने नहीं थोप देनी है किसी भी यहाँ पर इंडिविजुअल के ऊपर। ओके, जो भी उसने यहाँ पर ट्रांसग्रेशन, जो भी जिस तरीके का भी यहाँ पर उसने कानून का उल्लंघन किया है, उसका यहाँ पर सजा देने के होते हैं। ओके, मतलब अगर आप उसको सजा देने चाह रहे हो तो उसके ऊपर इस तरीके से आप जो है ना ऐसा काम ना करो कि कंपनी ही बर्बाद हो जाए। क्योंकि देखो, अगर किसी भी प्रमोटर के ऊपर कोई लांछन लगता है तो फिर इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जो है ना वो डगमगा जाता है। ओके, तो बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है उस पर्टिकुलर कंपनी का। तो ये आदतें जो ऐसी है ना, तो अभी इन आदतों से परहेज करना होगा। ये यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं, तो जो ऑथर है इस आर्टिकल के, इस एडिटोरियल के, वो है फॉर्मर चेयरमैन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के। तो उन्हीं के द्वारा बहुत जो है अच्छी अच्छी बातें जो है की गई हैं, किस तरीके से प्रमोटर्स को हमें देखना है, क्या नजरिया देखना है। प्रमोटर फोबिया जो है ना वो नहीं क्रिएट करना है, मतलब इस तरीके का सिनेरियो नहीं बनाना है कि जो ज्यादातर जो प्रमोटर्स हैं या जो नई कंपनीज लेकर आ रहे हैं, तो वो मतलब कि इसी ऐसी मंशा से आ रहे हैं कि वो फ्रॉड करेंगे, पैसा लेकर भाग जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे नेशंस की हम एग्जांपल ले सकते हैं, सिंगापुर की एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत इकॉनमी जो है अच्छे पैमाने पर बढ़ी है। ओके, तो यहाँ पर प्रमोटर्स का साथ दिया गवर्नमेंट ने। यूएस की आप इकॉनमी देखो, वो कैपिटलिस्ट इकॉनमी है, जिसके पास पैसा है वो लगाता है, शेयर होल्डर्स पैसे लगाते हैं, और जो है ना नई प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, नए इनकम के सोर्सेस वो ढूंढते हैं, नई जो टॉपिक है उनके ऊपर रिसर्च करते हैं। तो नया अगर आइडिया आपके पास है, अगर यूनिक आइडिया है, और आने वाले समय में एक मास अप्रोच वो लगाकर चल सकता है, बड़े पैमाने पर वो जो है लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं उसको, तो आप भी आइडिया आगे लेकर आए, उसके बारे में विचार करें, अपने बड़ों के साथ सोचें, एक लिस्ट बनाएं जो भी दिमाग में आइडिया है। ओके, तो उसके ऊपर फोकस करें कि किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ही हैं जिन्होंने जो होटल्स के रिगार्डिंग बहुत सारी एप्स बनाई हैं, तो खुद से रिसर्च की जाकर जो है ना होटल होटल जाकर जो है पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, उसका एक पूरा डाटाबेस बनाया, फिर उसको नाम दिया, किसको यहाँ पर ओयो होटल्स करके बोलते हैं, ओके, किसी को अलग अलग नाम है। ओके, तो इसी इसी तरीके से और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर एक नया आइडिया आप लेकर आओ, तो उसको उसके रिगार्डिंग जो है अगर इन्वेस्टर जो उसको अगर वो इम्प्रेस हो गया तो वो इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है आने वाले समय में। तो चलिए अभी बात करते हैं फ्रंट पेज न्यूज की। तो सबसे पहले खबर है कि 6 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अभी डेली बेसिस पे एक नया टारगेट सेट किया है कि एक दिन में 1 लाख शॉट जो है वो वैक्सीन के प्रोवाइड करेंगे अपनी अपनी जनता को।
और इसी के चलते 5 राज्य हैं, एक यूनियन टेरिटरी है, जो कि जहां पर बहुत जो है लो डेली वैक्सीनेशन जो था वो निकल कर आ रहा था। अभी इन्होंने यहाँ पर कोशिश की है कि इसको बढ़ाया जाए। तो कौन से राज्य हैं? हिमाचल है, पंजाब, हरियाणा है, दिल्ली है, आंध्र प्रदेश है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, जो जहां पर की 40,000 से कम डेली वैक्सीन लग रही थी। डेली बेसिस के ऊपर एवरेज यहाँ पर बात करें। उसके बाद अभी ये स्केल अप करेंगे अपनी वैक्सीनेशन को, साथ ही साथ जो वैक्सीन वेस्टेज है, ठीक है, इसको यहाँ पर कर्व करेंगे कि ये कम से कम वेस्टेज हो। हरियाणा क्या कर रहा है? हरियाणा यहाँ पर ना अभी 2 दिन यहाँ पर मंडे और ट्यूसडे उनको एज ए मेगा इनकुलेशन डेज के तौर पर कुछ लाएगा, मतलब कि इन दिन के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा हमने यहाँ पर वैक्सीनेशन करनी है, खासतौर पर इन 2 दिनों के बीच में। इसके अलावा बाकी दिन भी यहाँ पर करेंगे, लेकिन उनके कंपैरिजन में मंडे ट्यूसडे में ज्यादा होगी। तो इससे यहाँ पर जो है नई जो है ज्यादातर बड़े पैमाने पर जैब जो है यहाँ पर लगाई जाएगी। इसके अलावा जो दिल्ली है, उसने भी यहाँ पर टाइमिंग जो है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बढ़ा दी है, तो 9 बजे तक जो है आपको वैक्सीनेशन लग सकती है। तो इस तरीके से ये भी न्यूज आ रही है। हिमाचल जो है वो भी जो है अलग अलग लोगों को यहाँ पर जो है ना सेम टाइम यहाँ पर अप्रोच दिलाएगा कि उनको एनुकुलेट किया जाए, उनको इंजेक्शन जो है दिया जाए अलग अलग ग्रुप्स के लोगों को। तो आगे जो न्यूज तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो केमन, ये केमिकल बनाने वाली कंपनी है। ओके, तो ये अभी इसने यहाँ पर एक ब्लैंक चेक कंपनी जो है ना उसके थ्रू जो है 225 मिलियन जो US डॉलर है वो जो है रेस किए हैं मार्केट से विद IPO फॉर कंपनीज लुकिंग टू लिस्ट ऑन नास्डॉक। ओके, तो अब देखो ये SPSE क्या होता है? अभी ये SPSE की यही वाला जो टूल अपनाकर जो है ये 225 मिलियन डॉलर जो है रेज किए गए केमस के द्वारा। तो इसमें क्या होता है? तो ये भी एक ब्लैंक चेक कंपनी बनाते हैं जिसको हम यहाँ पर SPSE बोलते हैं। तो ब्लैंक चेक कंपनी का मतलब होता है ये एक तरह की शेल कंपनी होती है जो फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल नहीं होती है, ना ही यहाँ पर कोई एम्प्लॉय होता है। ओके, तो ना ही यहाँ पर जो है फिजिकली इसका कोई ऑफिस होता है ऐसी कंपनीज का। तो बिल्कुल ये जो ना एक तरीके की यहाँ पर स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज होती हैं जो कि किसी प्राइवेट कंपनी को एक्वायर करने के लिए बनाई जाती हैं। तो अभी केमन ने अपना एक SPSE बनाया, एक ब्लैंक चेक कंपनी बनाई, जिसके तहत जो लोगों से यहाँ पर जो था IPO के तहत जो है तो 225 मिलियन US डॉलर जो है वो रेज किया है। ओके, तो कंपनी अभी ये देख रही है कि वो नास्डॉक पे जो है यहाँ पर वो अपने आप को लिस्ट कर पाए। तो नास्डॉक भी एक तरीके का स्टॉक एक्सचेंज है। ओके, तो ये ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज हम इसको बोलते हैं। ओके, इसकी जितने भी वर्ल्ड लेवल पर जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, तो इसकी कितनी रैंकिंग है इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें। और इसके अलावा भारत की डिजिटल ड्रीम्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंडिया का जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, अगर हम टेक्नोलॉजी सर्विस को एक्सक्लूड करें तो यहाँ पर सिर्फ 1.4% जो है यहाँ पर जो है ओवरऑल जो है रिप्रेजेंटेशन ये करता है। तो एग्रीगेट जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इंडिया के, यहाँ पब्लिक जितना भी मार्केट यूनिवर्स है उसके हिसाब से, तो टोटल जितना भी मार्केट कैपिटलाइजेशन भारत की यहाँ पर अलग अलग कंपनीज का, उसके हिसाब से सिर्फ 1.4% निकल कर आता है टेक सेक्टर का। ओके, तो इसके अलावा ये जो बात करें कि अगर कंपेरेबल फिगर्स हम बात करें तो US का 25.5 है। मतलब इतने बड़े पैमाने पर जो टेक्नोलॉजी कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इतने इतने बड़े पैमाने पर उनके पास पैसा है। इसके अलावा दूसरे नंबर बात कर रहे हैं चाइना की। और इसके अलावा कोई भी ऐसा इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं है जो कि नॉन सर्विसेज सेक्टर में हो, जिसका कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1 बिलियन US डॉलर तक पहुंच गया हो। ओके, ड्यूरिंग IPO। ये पिछले लास्ट डेकेड की बात कर रहे हैं। और अभी Q1 की बात कर रहे हैं 2020-21 में, तो यहाँ पर जितनी भी ग्लोबल SPACs हैं, ओके, जो स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज हैं, तो उन्होंने 79.4 बिलियन डॉलर जो है अब तक रेज कर लिए हैं। और इसके अलावा 264 और भी यहाँ पर ऐसे व्हीकल्स जो है, ऐसे SPACs हैं, वो लॉन्च कर दी गई हैं अलग अलग कंपनीज के द्वारा। तो ये डाटा दिया गया है रीफिनिटिव के द्वारा। तो ये भी एक ना डाटा प्रोवाइडर कंपनी है। तो ये 2018 में बनी थी। तो इसका मेन मकसद ही ये है कि यहाँ पर मार्केट का जो फाइनेंशियल डाटा उसको प्रोवाइड करना। इसके अलावा बात करें कि 700 मिलियन इंडियंस ऐसे हैं, ओके, जो यहाँ पर इंटरनेट का असेस करते हैं और एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 974 बिलियन बाय 2025। तो ये भी स्टैटिस्ट का, ओके, तो ये भी कंपनी है जो डाटा देती है यहाँ पर इंटरनेट के मामले में। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं नियरली 502 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स इन 2019। ओके, तो ये इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के द्वारा ये डाटा दिया गया कि इतने पैमाने पर 2019 में स्मार्टफोन यूज कर रहे। तो अभी यहाँ पर चेंज देखने को मिल रहा है और भी बड़े पैमाने पर ये बढ़ रहा है। तो ये पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी सेक्टर का यहाँ पर सिनेरियो दिया गया है। तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है? तो बड़ी सिंपल सी बात है कि कोई भी कंपनी है तो अगर उसकी यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो उसके बाद जितने भी स्टॉक हैं शेयर्स के, ओके, तो उसकी उसकी कितनी यहाँ पर कुल मार्केट वैल्यू निकलती है यहाँ पर डॉलर की टर्म्स में, ओके, तो कितनी वैल्यूएशन निकलती है, तो हम उसको यहाँ पर वहां पर टर्म यूज करते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन। ओके, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर बात करें तो अभी बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं पिछले डिकेड में जहां पर जिनका 1 बिलियन US डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब इतने बड़े पैमाने पर उनके स्टॉक्स की शेयर्स की वैल्यू बनी हो। और आगे जो न्यूज तो यहाँ पर बात करें कि अभी बहुत सारे कंज्यूमर्स जो है अभी बढ़ते जा रहे हैं अलग अलग कंपनीज की। तो अभी
इसी के चलते जो है ना कंपनीज अभी स्प्लैश आउट करने जा रही है एड्स के ऊपर। मतलब स्प्लैश आउट का मतलब है अभी बहुत बड़े पैमाने पर पैसा खर्चा करने जा रही है एडवर्टीजमेंट के ऊपर। तो अभी ये मारुति सुजुकी, अमूल, पेप्सी को, ये अभी ये सब ऐसे ब्रांड है जो अभी आने वाले समय में इनकी कैटेगरी में डिमांड बढ़ने वाली है। तो ये अभी काफी बड़े पैमाने पर जो अभी पैसा भी खर्चा करेंगे। तो अभी उसी के रिगार्डिंग बात करें कि कौन चला रहा है इस यहाँ पर ड्राइविंग एड इन्वेस्टमेंट को, तो ये अलग अलग सेक्टर्स हैं। ओके, जो एफएमसीजी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म हो गया, ऑटो का प्लेटफॉर्म हो गया, और जो ऑटोमोबाइल्स के यहाँ पर जो कार्स हैं, ट्रक्स वगैरह है, टेलीकॉम सेक्टर है, रिटेल सेक्टर है। तो ये ड्यूरेबल्स का कौन सा सेक्टर है, तो इसकी मुझे एक एग्जांपल दे कमेंट बॉक्स में। ओके, और अभी कंपनीज जो है ना वापस आ रही है इस कैंपेन्स के ऊपर दोबारा। वो जो है मल्टीपल मीडिया को यूज करेंगे। ओके, यहाँ पर डिजिटल मीडिया को भी यूज करेंगे अपनी जो एडवर्टीजमेंट उसको करने के लिए। और जो समर कैटेगरीज हैं उसके तहत जो 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 बेवरेजेस बिकेंगे, जो जो आइटम्स बिकेंगे, जैसे आइसक्रीम हो गया, एसी हो गया, फ्रिजेस। ओके, तो इन सब चीज अब सब चीजों के ऊपर जो है एडवर्टीजमेंट अभी की जाएगी बड़े पैमाने पर। कंपनीज का कहना है कि अब जितना ज्यादा हम एडवर्टीजमेंट करते हैं तो उतने बड़े पैमाने पर हमें अपना मार्केट शेयर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। मार्केट शेयर कहने का मतलब ज्यादा लोग जो है उनका प्रोडक्ट खरीदते हैं। जब लोगों को पता चलता है कि ये कंपनी जो है ये प्रोडक्ट लेकर आ रही है, तो मार्केट तक अप्रोच हो जाती है, पता चल जाता है। तो फिर जब जब मार्केट शेयर बढ़ेगा तो फिर रेवेन्यू भी बढ़ेगा। और इंडियन एडवर्टाइजिंग जो एक्सपेंडिचर है वो 2020 में वैल्यू के हिसाब से 21.5% तक गिरा था। तो पैंडेमिक के चलते इतना नुकसान यहाँ पर देखने को मिला। और अभी जो है प्रोजेक्शन लगाई जा रही है कि जितना पैसा जो स्पेंड किया जाएगा एडवर्टीजमेंट के ऊपर, तो वो उसकी जो ग्रोथ होगी आने वाले समय में, तो वो 23.2% के हिसाब से होगी। तो यहाँ पर 80,123 करोड़ का यहाँ पर एस्टिमेशन है 2021 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो डाटा जिनके द्वारा किया गया है वो है इंडस्ट्री ग्रुप एम। तो इनके द्वारा ये डाटा तैयार किया गया है। और आगे न्यूज है प्योर पॉलिटिक्स वाले पेज में से। तो यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान जो है ना लद्दाख हाइडल प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है अभी बातचीत करने जा रहे हैं। तो ये अभी इंडस वाटर के तहत ये काम होता है। जो इंडस यहाँ पर नदी है ना, तो वहीं पर ये यहाँ पर लद्दाख में भारत सरकार जो है कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने जा रही है डैम के रिलेटेड। तो अभी ये जो बातचीत होती है ना ये इंडस वाटर के तहत, तो यहाँ पर ये होती रहती है, हर साल होती है। तो अभी 116 जो है ना परमानेंट इंडस कमीशन मीट होगी अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और जब से हमने आर्टिकल 370 रिमूव किया है 2019 अगस्त 5 अगस्त 2019 से लेकर अब तक, ये अभी पहली बार ऐसी मीटिंग जो है फिजिकल मीटिंग होने जा रही है इंडिया और पाकिस्तान के ऑफिशियल्स में। तो अभी ये 2 साल बाद हो रही है। वैसे तो हर साल होती है, लेकिन अभी एनुअल अफेयर है, ये हर साल होती है, लेकिन अभी 2 साल बाद हो रही है। तो रिलेशन अच्छे नहीं थे। पाकिस्तान ने बहुत सारे यहाँ पर जितने भी तरह का बिजनेस होता था भारत के साथ, पाकिस्तान ने खुद बंद कर दिया। उसके बाद में काफी समय तक जो थे बातचीत नहीं हुई। तो अभी ये बातचीत करने जा रहे हैं। और यहाँ पर वाटर शेयरिंग इश्यूज जो है इंडस का जो इंडस नदी का जो पानी है उसको किस किस हिसाब से शेयर करना है उसके बारे में बातचीत करेंगे। ओके, यहाँ पर कोशिश करेंगे एक दूसरे की जो भी कंसर्न होगी। तो इंडियन साइड यहाँ पर जो है पाकिस्तानी पाकिस्तानी को जो डर है उसको दूर करने की कोशिश करेगी। जो भारत सरकार जो है बहुत बड़े हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है ना बड़ी मात्रा में लगाने वाली है इंडस रिवर के ऊपर ही। ओके, तो ये इंडस वाटर एक ट्रीटी हुई थी जिसके तहत ये जो है ना अभी ये मीटिंग्स बैठती हैं। तो वो इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी, ओके, कौन से ईयर में हुई थी, और उस समय भारत को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, ओके, तो और पाकिस्तान को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, और ये कहां पर हुई थी इंडस इंडस वाटर ट्रीटी। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर दे कमेंट बॉक्स में। अभी इसी के तहत जो है मीटिंग बैठती है। तो भारत जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लद्दाख में बनाने जा रहा है तो उनके नाम याद रखिएगा। तो जब से यूनियन टेरिटरी बनी 2019 में, तो जब से सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है वो दुर्बोक शौक। ओके, इसके अलावा जो है शंकु, उसके अलावा है नीमू चिलिंग। तो अलग अलग मेगावाट की इनकी कैपेसिटी है। उसके बाद है रोंगडो, उसके बाद रतन नाग। ओके, फिर बाद में ये सभी के सभी यहाँ पर ले के लिए। उसके बाद बात कर रहे हैं मांगदम सांगरा, कारगिल, हुंदरमैन एंड तमाशा। तो ये सभी के सभी यहाँ पर जो कारगिल रीजन में बनाए जाएंगे। अलग अलग इनकी कैपेसिटी है। नाम आपको नाम का अंदाजा होना चाहिए। ओके, जैसे यहाँ पर तमाशा पूछ लिया जाए कि ये वाला कहाँ पर लगेगा, तो आपको पता होना चाहिए ये कारगिल में लगेगा। और आगे न्यूज है कोविड-19 इम्पैक्ट फार्मा एंड करियर्स वाले पेज में से। तो यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट से चाह रहे हैं कि और भी ज्यादा जो प्रायोरिटी ग्रुप्स है ना उनको आप इंक्लूड करें। अगर आप वैक्सीनेशन को बड़े पैमाने पर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप 24 घंटे वैक्सीनेशन फैसिलिटी अगर आप देना चाह रहे हैं ना, तो इसके तहत यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स है वो कह रहे हैं कि अभी जो है अभी अंडर यूटिलाइजेशन हो रही है हमारी। तो गवर्नमेंट को अभी और भी जो है ना पब्लिक इम्यूनाइजेशन जो ड्राइव है जो यहाँ पर कोविड-19 के खिलाफ चल रही है उसके तहत और भी प्रायोरिटी ग्रुप्स को ऐड करना होगा। तो अभी ये बात करें कि अभी भी जो है ना 50% तक अभी भी जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो कैपेसिटी है उनको यूज नहीं किया जाता 5 बजे के बाद। और जो बेनिफिशियरी लोड है डे के समय, तो यहाँ पर वो डिक्लाइन हुआ है 250 से 280 वैक्सीनेशन के हिसाब से। वो ओवरऑल यहाँ पर स्लो रिस्पॉन्स लोगों की तरफ से देखने को मिल रहा है। लोगों में उत्साह की कमी है कि चलो वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि अभी बहुत सारे यहाँ पर ना
जो साइड इफेक्ट्स पाए गए हैं तो उसके रिगार्डिंग अभी भी जो शंशाएं हैं मन में बनी हुई है, तो ये एक्सपर्ट्स का कहना है, जिसके रिगार्डिंग अभी इसको बहुत बड़े पैमाने पर इसकी जो अवेयरनेस अभी फैलानी होगी और प्रायोरिटी ग्रुप्स को ऐड करना होगा कि सही पैमाने पर जो है जिसके भी नजदीक जो यहाँ पर पड़ता है वो वहां पर जाकर जो है वैक्सीनेट कर ले अपने आप को, अगर वो उसको कोई प्राइवेट हॉस्पिटल भी अपनी जगह से अगर दूर नजर आ रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पर एक्सपेंशन करने की बात करें कि जो लॉजिस्टिक एक्सपेंशन है उसको बढ़ाया जाए। और आगे जो न्यूज सेम पेज में से, तो यहाँ पर जो मॉल ओनर्स हैं, जो बड़े बड़े मॉल्स आप देखते हो, उनके जो मालिक है उन्होंने अप्रोच लगाई है इकट्ठे मिलकर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वहां पर, तो वो कह रहे हैं कि वो अपने प्लान लेकर आए कि किस तरीके से वो कोविड-19 से डील करेंगे। तो आप थोड़ी सी आजादी हमें दें मॉल्स को जो है बड़े पैमाने पर ओपन करने के लिए। तो यहाँ पर इसके अलावा बात करें कि वो स्टेट और म्युनिसिपल मार्शल्स को भी डिप्लॉय करेंगे अपने मॉल्स में, और साथ ही साथ जो आरोग्य सेतु ऐप होगी तो उसकी भी यहाँ पर उसको मैंडेटरी रखा जाएगा जब भी आप एंटर करोगे मॉल्स में। तो इसी के चलते मॉल ओनर्स का यहाँ पर कुछ प्रपोजल और भी है, तो कह रहे हैं कि हम जो है मॉल एम्प्लॉयज जो है और स्टाफ जो है उनकी टेस्टिंग जो है हम करते रहेंगे। ओके, साथ साथ विजिटर्स की यहाँ पर काउंटिंग की जाएगी। ओके, जहाँ पर पीपल डेंसिटी का ध्यान रखा जाएगा या ता जो कि भीड़ जो है ना वो ना बन पाए मॉल में। और इसी के चलते यहाँ पर बात करें कि अभी बहुत क्रिटिकल है कि बिजनेस को हम कंटिन्यू कर पाए, अभी बहुत सारी पाबंदियां इनके ऊपर लगी हुई हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ये अप्रोच कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राज्यों को यहाँ पर रोके कि वो हमें हमारे ऊपर इस तरीके के रूल्स ना लगाएं जिस तरीके से मॉल्स की जो इकोनॉमी है वो हिट पहुंचे, तो उनको भी थोड़ा रिवाइवल करें, उसके बारे में भी आप थोड़ा सोचें। और आगे न्यूज है ईटी मार्केट्स वाले पेज में से, तो यहाँ पर बात करें कि जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं भारत में जो कि अभी यहाँ पर जो उनकी अंडर यूटिलाइज अनयूटिलाइज जो कैपेसिटी है, कहने का मतलब है कि जहां पर उनके प्लांट्स लगे हुए हैं तो वहां पर ऐसा है कि डिमांड नहीं बढ़ रही जिस सेक्टर में जिन गाड़ियों की, तो वो उस कैपेसिटी को यूज करने जा रहे हैं वहां पर वो लेफ्ट हैंड ड्राइव व्हीकल्स को बनाने जा रहे हैं। ओके, तो अभी देखो भारत में जितने भी व्हीकल्स चलते हैं तो वो राइट हैंड ड्राइव है, कहने का मतलब कि जो स्टेयरिंग लगा होता है वो राइट साइड पे होता है। ओके, तो अभी ये लेफ्ट हैंड ड्राइव वाले व्हीकल्स बनाने जा रहे हैं जहां पर लेफ्ट साइड पे स्टेयरिंग होगा। ओके, तो ये व्हीकल ज्यादातर जो कंट्रीज सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है, जहाँ फिर साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, जहाँ अफ्रीका या वेस्ट एशिया, तो इन देशों में सभी जो है लेफ्ट हैंड जो है ड्राइव व्हीकल्स चलाए जाते हैं। ओके, तो अभी जिन कंपनीज जो भारतीय कंपनीज जिनके पास अभी अनयूटिलाइज कैपेसिटी है, जिसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, अब इस तरीके से उनको यूटिलाइज करेंगी। ओके, काम देंगी अपने लोगों को कि प्लांट्स जो है चलते रहे, काम चलता रहे, अभी इन्हीं का एक्सपोर्ट करेंगी बाहर की मार्केट को। ओके, तो अभी बहुत बाहर के मार्केट में अच्छा खासा डिमांड है। ओके, ग्लोबल डिमांड है गाड़ियों का, तो अभी इसी के चलते जो है लेफ्ट हैंड ड्राइव व्हीकल्स को ये निर्माण करना शुरू करेंगी। शॉर्ट फॉर्म में इसको एलएचडी मार्केट बोलते हैं, लेफ्ट हैंड ड्राइव को। अभी इसका एक्सपोर्ट भी जो है ना, इसकी अपॉर्चुनिटी जो है, जो जो कंपनीज यहाँ पर करना चाहेंगी, एक्सपोर्ट करने जा रही हैं, तो यहाँ पर निसान हो गया, होंडा हो गया, वोक्सवैगन हो गया, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लेलैंड, तो अभी ये अपनी मार्केट्स को एक्सपैंड करेंगी, तो खासतौर पे साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया में। और यहाँ पर जो अफोर्डेबल व्हीकल्स है ना, तो यहाँ पर कंपनी जो है प्रोवाइड करेंगी, तो एज ए अपॉर्चुनिटी इनको लेकर जो है चलेंगी आने वाले समय में। तो थोड़ा सा फर्क समझ लें कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में फर्क क्या है। देखो, भारत में जितने भी गाड़ियां चलती हैं, कार्स चलती हैं, तो राइट हैंड साइड आप बैठते हो, ड्राइविंग करते हो, तो ये राइट हैंड ड्राइव हो गया। और लेफ्ट हैंड में यहाँ पर लेफ्ट साइड पे स्टीयरिंग होता है, तो यहीं से सारा ड्राइव चलता है। ओके, और जब सड़कों पर चलाते हैं इस गाड़ी को, ओके, तो उसमें भी थोड़ा सा फर्क होता है। तो बिल्कुल इस तरीके से होता है, जब लेफ्ट हैंड ड्राइव हो तो यहाँ पर राइट साइड को आपको चलना होता है। ओके, तो अगर जैसे हम इंडिया की बात करें, तो अगर आपने इधर से आगे जाना है तो हमारा राइट हैंड ड्राइव सिस्टम है, तो हम यहाँ पर लेफ्ट से चलते हैं। ओके, तो ये भी फर्क है, अगर लेफ्ट हैंड ड्राइव सिस्टम है तो राइट साइड वाली लेन अपनानी होगी। ओके, अगर आप हमारे पास जैसे राइट हैंड साइड वाला यहाँ ड्राइविंग सिस्टम है, तो हमें लेफ्ट हैंड वाली जो लेन है वो अपनानी पड़ती है। तो इस तरीके से चलाने में भी फर्क है, लेन्स का भी फर्क है, तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखें। और आगे न्यूज स्मार्ट इन्वेस्टिंग वाले पेज में से, तो यहाँ पर बात करें कि जो वी है, वोडाफोन आइडिया का जो अभी मर्जर हुआ, तो नई कंपनी बनी है हाल ही में, तो जो रीपेमेंट अश्योरेंस जब उन्होंने दी, तो उसके चलते यहाँ पर बॉन्ड्स में राइज देखने को मिला है। ओके, तो इसके चलते बात कर रहे हैं, तो 7 गुना ज्यादा जो जंप देखने को मिला है ट्रेडिंग वॉल्यूम में। तो पहले जो 2.5 महीने हैं इस साल के, उसमें तो अगर इसको यहाँ पर कंपेयर करें जो क्वार्टर 4 था 2020 का, ओके, उसके साथ, तो यील्ड्स जो है अभी थोड़े कूल डाउन हुए 26 से 29% तक, पहले ये 43% थे अक्टूबर 2019 में। ओके, तो इस तरीके से ये जो है ना, बात करें कि अलग अलग एरिया, अलग अलग दिनों में जिस तरीके से इनका ट्रेड चला है, जैसे 674 करोड़ यहाँ पर बी के बॉन्ड ट्रेड हुए हैं यहाँ पर 15 मार्च 2021 तक। तो इसको कंपेयर किया गया है क्वार्टर 4 2020 के साथ। फिर यहाँ पर जो लार्जेस्ट ट्रेड हुआ वो 3 मार्च को हुआ 263 करोड़ का। तो यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, तो उन्होंने भी यहाँ पर वी के बॉन्ड जो है सेल किए हैं। ओके, तो यहाँ पर किनको किए, एच को। तो एच का क्या मतलब होता है, ओके, तो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आंसर करें, बिल्कुल सिंपल है। और साथ ही साथ जो फॉरेन डिस्ट्रेस्ड फंड्स है, तो वहां पर भी अपने बॉन्ड जो है सेल किए। तो इस तरीके से ज्यादा सेल जो है हो रही है बॉन्ड्स की
क्योंकि जो रीपेमेंट की एश्योरेंस जब दी गई है वी के द्वारा, तो अभी जनवरी में पहली बार हुआ है कि 14 महीने में अभी वी ने ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स जो है ऐड किए हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर अभी भी जो यहाँ पर वी की पेमेंट ऑब्लिगेशन अभी ड्यू है नवंबर दिसंबर की, तो इसके रिगार्डिंग पूरा का पूरा सिनेरियो जो है वी के बारे में बताया गया है। कुछ इतनी खास अच्छी जो है ना सही तरीके से कंपनी आगे नहीं बढ़ पा रही है जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट चाह रही है, कोई इन्वेस्टर यहाँ पर अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से भी ना अभी लग रहा है कि डिले हो रहा है इनके यहाँ पर आगे बढ़ने का प्रोग्रेस जो है उसके बारे में अगर बात करें, अगर ये compete कर पाए एयरटेल और जियो को, अगर इसके कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो। और आगे न्यूज है इकोनॉमी माइक्रो मैक्रो एंड मोर वाले पेज में से, तो यहाँ पर बात करें कि जो ग्लोबल डिमांड है अभी दोबारा बढ़ रही है, खासतौर पे जो इंडियन एक्सपोर्टर्स है उनके लिए। तो कुछ गिने चुने सेक्टर्स है जैसे इंजीनियरिंग गुड्स के हो गए, केमिकल्स, लो वैल्यू लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे कारपेट्स हो गया। ओके, तो अभी इनमें डिमांड बढ़नी शुरू हुई है, तो अभी 40% की इम्प्रूवमेंट जो है ओवरऑल देखने को मिली है। तो देखो कुछ कंट्रीज है जैसे यूरोपियन यूनियन के जैसे यूके है, तो इनकी मार्केट्स में भी डिमांड जो है अभी बढ़ती जा रही है। हालांकि पैंडेमिक भी यहाँ पर साथ साथ चलता जा रहा है इन कंट्रीज में, काफी बड़े पैमाने पर नया स्ट्रेन भी देखने को मिल रहा है, फिर भी जो है हमारा एक्सपोर्ट यहाँ पर जा रहा है। इसके अलावा ग्रोथ देखने को मिल रही है जनरिक गुड्स, केमिकल और प्लास्टिक्स वाले यहाँ पर प्रोडक्ट्स में। और यहाँ पर जो ऑर्डर निकल कर आए मशीन मेड कारपेट्स के, यहाँ पर नॉन लेदर फुटवेयर हैंडीक्राफ्ट, तो इसमें भी राइस देखने को मिला है, इनका भी एक्सपोर्ट जो है बढ़ रहा है। तो 40% की इंप्रूवमेंट देखने को मिली है अगर इनको कंपेयर करें 2019 के साथ तो। और इसके अलावा जो लेदर एक्सपोर्ट ऑर्डर है तो वो अभी 70% अभी पहुंच चुके हैं, जो प्री पैंडेमिक लेवल था, मतलब पैंडेमिक आने से पहले का जो यहाँ पर जिस तरीके का सिनेरियो चलता रहा उस हिसाब से 70% वृद्धि मिली है एक्सपोर्ट ऑर्डर को, मतलब इतने ऑर्डर आए एक्सपोर्ट करने के। और जो सबसे बड़ी यहाँ पर दिक्कत आ रही है वो है कंटेनर शॉर्टेजेस की। ओके, तो यहाँ पर इससे भी हमारा एक्सपोर्ट जो है वो यहाँ पर हर्ट हो रहा है। जिन कंटेनर्स में सामान रखकर, जैसे ये शिप है ना, शिप के ऊपर कंटेनर्स रखे होते हैं। ओके, तो उन कंटेनर्स में अलग अलग तरीके का सामान होता है, पूरी डिटेलिंग होती है उन कंटेनर्स में कि क्या क्या सामान पड़ा है, और उसको उसी तरीके से शिप में मैनेज करके रखा जाता है। अगर कोई केमिकल वाली चीज होती है तो शिप के बिल्कुल एंड में रखा जाता है उसको, कि अगर कोई भी विस्फोट होता है, उसमें कुछ भी खराबी होती है तो उसको मतलब रास्ते में ही एक साइड पे कर दिया जाए। ओके, तो इस तरीके से मैनेज करके शिप्स के ऊपर कंटेनर्स रखे जाते हैं। तो इस तरीके से बात कर रहे हैं कि कंटेनर्स की शॉर्टेजेस है। और इसके अलावा जो हाई मटेरियल का सॉरी जो रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा हाई है, खासतौर पे जो हैंडीक्राफ्ट्स है। ओके, तो जिसके चलते यहाँ पर जो है इम्पैक्ट हो रहा है हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी। तो किन्हीं दो हैंडीक्राफ्ट्स की एग्जांपल दें जो भारत में काफी प्रचलित है। और आगे जी न्यूज तो वो भी सेम पेज में से, तो यहाँ पर बात करें कि जो इनफॉर्मल स्क्रैप यार्ड्स हैं तो उनको भी अभी इंटीग्रेट किया जाएगा। जो रजिस्टर्ड स्क्रैप यार्ड्स हैं उनके साथ ये काम किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। तो अभी इनके रिगार्डिंग बात की जा रही है। तो इनफॉर्मल स्क्रैपिंग यार्ड्स क्या होते हैं, जैसे आप देखो आमतौर पर जब आप बाजार में जाओगे तो आपको कबाड़ खाना मिलेगा जहां पर कि गाड़ियां का कबाड़ पड़ा होता है। ओके, तो यहाँ पर कुछ ऐसे होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इनफॉर्मल होते हैं। ओके, अनऑर्गेनाइज होते हैं, रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। तो भारत सरकार अभी उन सबको जो है रजिस्टर करेगी। ओके, जो यहाँ पर इनफॉर्मल है, जो यहाँ पर रजिस्टर्ड पहले रजिस्टर्ड, उनको साथ में इंटीग्रेट करेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है सेटअप बनाया जाएगा ताकि कि जो इशू पोल्यूशन का इशू है शहरों में उसको एड्रेस किया जा सके अच्छे से। तो यहाँ पर ऐसा सेटअप बनाए जाने की बातें चल रही हैं। तो जब जो यहाँ पर नई स्क्रैपिंग पॉलिसी आई उसी के तहत ये मूव जो है चला जाएगा भारत सरकार के द्वारा। तो इसके अलावा यहाँ पर और भी कुछ बातें की जा रही हैं कि जो रजिस्टर्ड जो स्क्रैपिंग सेंटर्स होंगे तो उनको जो है कंज्यूमर का भरोसा जीतना है। ओके, इसके अलावा मतलब सही दाम जो है स्क्रैपिंग के हिसाब से मिलना चाहिए उनको। इसके अलावा बात करें कि कैसे काम करेगा, पोल्यूशन कम किया जाएगा। और यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल कर आती है ऑटोमोबाइल कंपनीज की, ठीक है, वो कम होगी जब जिस स्क्रैप जाएगा वापस। ओके, उसी स्क्रैप को वापस दोबारा से ढाला जाएगा। ओके, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स, इसका प्लास्टिक अलग किया जाएगा, इंजन के कंपोनेंट अलग किए जाएंगे, और जो भी अलग अलग मेटल्स होंगी, जैसे इंजन की बात करो तो हो सकता है इंजन के जो पिस्टन है वहां पर अलग अलग तरह की मेटल हो, एल्यूमिनियम के यहाँ पर पिस्टन बने होते हैं, तो उन सभी मेटल्स को अलग अलग किया जाएगा। ओके, तो उनको अलग से ढाला जाएगा। तो जो जो यहाँ पर मेटल जिस तरीके से बनी उनको अलग अलग करके उनको दोबारा से मेल्ट करके दोबारा से उनको रीशेप किया जाएगा, दोबारा से उनको स्टील में ढाला जाएगा। तो इस तरीके से खर्चा कम आएगा जब कंपनी कोई भी नई गाड़ी बनाएगी उस समय। और आगे न्यूज है कंपनीज वाले पेज में से, तो यहाँ पर बात करें कि 449 इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी यहाँ पर जो कॉस्ट है वो निकल कर आ रही है 4.29 लाख करोड़। तो इसके तहत ये बात कर रहे हैं कि लागत जो है ना, लागत में वृद्धि देखने को मिली है, मतलब बहुत ज्यादा लागत लग गई है। जितना यहाँ पर पहले एस्टिमेशन था उससे ज्यादा यहाँ पर पैसे लग गए। तो यहाँ पर 449 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है जिनकी हर एक प्रोजेक्ट की जो है यहाँ पर जो वैल्यू है, जो पैसा खर्चा गया वो यहाँ पर 150 करोड़ है, और यहाँ पर इससे ज्यादा है। तो यहाँ पर इन ऐसे प्रोजेक्ट्स में ज्यादा खर्चा जो जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जितना भी यहाँ पर टोटल बना था उसके हिसाब से यहाँ पर बात कर रहे हैं। और इसके अलावा बात करें जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, तो वो अभी मॉनिटर कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को,
जिनकी यहाँ पर जो वर्थ है 150 करोड़ की है या फिर इससे ऊपर की है, जिसमें से टोटल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो है 1736। ओके, तो इनमें से 449 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी यहाँ पर जो कॉस्ट है, लागत जो है वो ज्यादा बढ़ चुकी है। तो और 547 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको अभी डिले किया हुआ है, मतलब कि अभी काम ही नहीं चल रहा। तो टोटल जो ओरिजिनल कॉस्ट जो थी इम्प्लीमेंटेशन की, जो शुरुआती कॉस्ट थी इन सभी प्रोजेक्ट्स की, तो वो यहाँ पर थी 22,32,000 करोड़ के आसपास। और अभी जो इनकी कंप्लीशन कॉस्ट जो है ना वो कितनी बन रही है, वो यहाँ पर बन रही है 26,61,000 करोड़ के आसपास। ओके, तो ये अभी मिनिस्ट्री की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, तो 4 लाख जो है ज्यादा खर्चा हो रहा है, 4 लाख करोड़ का, 4.29 लाख करोड़ का। ओके, तो ये काफी ज्यादा पैसा जो है लग जाता है। तो ये एस्टिमेशन में कई बार यहाँ पर एस्टिमेशन भी गलत होता है, कई बार ऐसा होता है कि डिले भी हो जाता है, जिसके चलते जो है खर्चा ज्यादा हो जाता है। कई बार काम चलता चलता रुक जाता है, जिसके चलते हो सकता है कि पैसा लिया है ब्याज पे, ब्याज तो देते जा रहे हो, ठीक है, ब्याज जाता जा रहा है, लेकिन काम सही पर सही समय रहते कंप्लीट नहीं हो रहा, डिले होता जा रहा है। तो ये भी इम्पेक्ट करता है इन सब चीजों के ऊपर। और आगे न्यूज डिस्ट्रप्शन स्टार्टअप्स एंड टेक वाले पेज में से, तो यहाँ पर बात करें जो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो जो है जो इनका मोबाइल फोन का बिजनेस है उसको बंद कर सकती है। तो अभी हाल ही में ये जो रिपोर्ट है ये है डोंग इल्बो के द्वारा यहाँ पर ये रिपोर्ट दी गई, जिसके तहत कहा गया है कि अभी इनकी नेगोशिएशन चल रही थी जर्मनी की वॉक्सवैगन एजी के साथ, और साथ ही साथ जो वियतनाम का विन ग्रुप है, विन ग्रुप जेएससी करके यहाँ पर कंपनी, जिसके साथ ये नेगोशिएशन कर रहे थे कि इनको बेच दिया जाए इनका स्टेक इन लोगों को, लेकिन यहाँ पर फेल हो गया। ओके, तो अभी जो निर्णय ये ले रहे हैं, तो अभी ये कहा जा रहा है कि इस बिजनेस को ये शट ही कर देंगे, बंद ही कर देंगे। ओके, तो लॉस मेकिंग ऑपरेशन चल रहा था, मतलब घाटे में चल रही है कंपनी। तो अभी हाल ही में इन्होंने नए प्रोडक्ट्स भी अपने एलजी के जो है रोल आउट किए थे, लॉन्च किए थे। ओके, तो अभी जो है बहुत जल्दी जो है अपना डिसीजन जो है अभी बिजनेस मैनर पे ये जो है लागू कर देंगे। ओके, जो है जितने इनके एम्प्लॉयज हैं जो है सबको जो है बता दिया जाएगा। तो ये जो है ऐसी न्यूज जो है निकल कर आ रही है एलजी की ओर से। और आगे न्यूज है सेम पेज में से, तो यहाँ पर बात करें कि क्रेडिट बी करके यहाँ पर एक लैंडिंग फाइनेंस लैंडिंग कंपनी जो कि पैसा देती है ब्याज के ऊपर। तो इस तरीके का ये स्टार्टअप है जो कि यहाँ पर होल्ड किया जाता है बाय फिनोव के द्वारा। ओके, तो ये एक एंटाइटी है, तो जिसने अभी जो है 507 करोड़ रुपया जो है रेज किया है। इसका जो अभी सेकंड ट्रंक है उसके तहत। ओके, तो यहाँ पर सीरीज सी फंडिंग का यूज किया गया। तो सीरीज सी फंडिंग क्या होती है, तो इसका यहाँ पर फंडिंग का मतलब होता है, तो ये मतलब एक स्टेप होता है किसी भी फंडिंग को रेज करने का, पैसा रेज करने का। तो ये फोर्थ स्टेज होती है। तो अलग अलग स्टेजेस में जो है यहाँ पर पैसा मिलता है। तो हर एक स्टेजेस के हिसाब से यहाँ पर जो रेजिंग है वो बढ़ती जाती है, पैसा की यहाँ पर जो फाइनेंसिंग है वो बढ़ती जाती है। ओके, तो इस तरीके से अगर सीरीज ए फंडिंग की बात करें, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में अगर कोई भी कंपनी यहाँ पर फंड रेज करना चाह रही है, तो उसका जो गोल होता है वो 2 मिलियन से लेकर 15 मिलियन डॉलर के बीच में होता है। लेकिन अभी यहाँ पर 70 मिलियन जो है डॉलर रेज किए गए हैं। तो अभी ये सीरीज सी फंडिंग के तहत यहाँ पर इसको रेज किया जाएगा। तो और ये जो फिनटेक कंपनी है क्रेडिट बी करके, तो यहाँ पर जो जो यहाँ पर इनको लोग बैक यहाँ पर प्रोवाइड करती है जो कंपनी, तो यहाँ पर है न्यू कैस्ट कैपिटल पार्टनर एंड मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट इक्विटी। तो इनके द्वारा यहाँ पर बैक किया जाता है इस वाले स्टार्टअप को, जिसका नाम है क्रेडिट बी। ओके, और इसके अलावा अगर जो आगे बात करें, तो यहाँ पर फरवरी महीने में जो इनका फिनॉफ था, तो उसने भी 75 मिलियन जो था वो डॉलर जो था रेज किया था अजीम प्रेमजी इन्वेस्ट के तहत, यहाँ पर जो बाकी कंपनीज है उनके तहत। तो अभी क्रेडिट बी जो है ना अभी वन ऑफ द लार्जेस्ट फंडिंग अभी राउंड के तहत यहाँ पर जो ऐसी कंपनी ऐसा स्टार्टअप बना है कि कोविड-19 के बाद जो है अभी 145 मिलियन डॉलर जो है ये अभी रेस कर चुका है। तो अभी इसी पैसे को ये ब्याज पे देंगे। ओके, तो लैंडिंग का ये काम होता है, ओके, पैसा ब्याज पे देना। और आगे न्यूज है अराउंड द वर्ल्ड वाले पेज में से, तो यहाँ पर बात करें जो सऊदी अरेमको है, तो जो सऊदी अरेमको है ना, तो अभी जो है ना अभी 75 बिलियन डॉलर का जो है अभी डिविडेंड इसने यहाँ पर बनाया है। हालांकि यहाँ पर अर्निंग्स में कमी देखने को मिली है, जो प्रोडक्शन है वो उसमें भी कट लगे हुए हैं। तो जिसके चलते अगर मैं बात करूं सऊदी अरेमको की, तो ये वर्ल्ड की यहाँ पर बिगेस्ट ऑयल कंपनी होगी। तो यहाँ पर इसका जो प्रॉफिट है ना, तो अभी आधा हो चुका है 2020 के हिसाब से अगर हम बात करें, तो 49 बिलियन डॉलर तक जो है इसका जो है प्रॉफिट पहुंच चुका है। ओके, तो इसके अलावा जो भारत की रिलायंस कंपनी है ना, तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, तो जो रिलायंस की रिफाइनरी है, तो उसमें से भी जो है रिलायंस जो है अपना कुछ स्टेक जो है ना इस सऊदी अरेमको को बेचने जा रहा है। तो अभी अगर जब उस स्टेक को जब इसको बेचा जाएगा, जो पैसा आएगा, ओके, तो उसी पैसे से यहाँ पर कर्ज मुक्त करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज को मुकेश अंबानी। तो अभी देखो इनकी खुद की हालत अभी सही नहीं चल रही है। ओके, तो प्रॉफिट इनका जो है लॉस होता जा रहा है। तो डिविडेंड जो है ये देते हैं अपनी सरकार को, तो उसमें भी कमी देखने को मिली। तो उसी से तो इनका सारा इकोनॉमी चलती है तेल के हिसाब से। ओके, तो अभी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ जो इनका पैक्ट हुआ, तो अभी उसमें भी डिले देखने को मिलेगा इन सब चीजों के चलते। तो सऊदी अरेमको ने अभी 75 बिलियन डॉलर का अभी डिविडेंड जो है अभी बनाया है। तो यहाँ पर वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रप्शन इसको कहा जा रहा है ऑयल मार्केट में अभी डिकेड्स के हिसाब से। अगर हम बात करें, जो कोरोना वायरस ने यहाँ पर जो है तबाही मचाई है, तो यहाँ पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अरेमको जो है जो भी यहाँ पर एक तरह जो भी इनका रेवेन्यू होता है, वो यहाँ पर उसका काफी हिस्सा जो है डिविडेंड के रूप में सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट के पास जाता है।
ओके, तो अभी जो है रेवेन्यू की कमी देखने को मिल रही है, यहाँ पर अर्निंग्स कम कम हुई है, तो अभी ये डिविडेंड ही की सोर्स है कैश का, किंगडम चलाने के लिए पूरी की पूरी जो सऊदी अरब की जो सल्तनत चलती है। ओके, जो यहाँ पर डिक्टेटर है सऊदी अरेबिया का, तो उनका नाम है मोहम्मद मोहम्मद बिन सलमान। ओके, तो ये भी जो है ना यहाँ पर बाप के बाद बेटा इस तरीके से इनका वंशज चलता आ रहा है। पहले इनके बाप ही थे जो यहाँ पर रूल कर रहे थे सऊदी अरेबिया के किंगडम के ऊपर, तो ये तेल के ऊपर ही इनकी जो मार्केट्स है ज्यादातर चलती है। और आगे जो न्यूज है तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि फिलीपींस जो है, तो ये भी साउथ चाइना सी में एक मुल्क है, तो जिसने अभी ना आरोप लगाया चाइना के ऊपर कि जो यहाँ पर सी नॉर्म जो मैरीटाइम नॉर्म्स हैं तो इनकी उल्लंघना कर रहा है चाइना, और जो भी डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं तो वहां पर जो अपनी जो बोट्स हैं उनकी गश्त जो है बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है, एक्यूज किया गया है चाइना को कि इन्होंने यहाँ पर दखल अंदाजी की है। यहाँ पर जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है वहां पर तो 200 से ज्यादा जो मिलिट्री बोट्स जो है ना वो उतारी गई हैं, जो कि पाई गई हैं जो यहाँ पर डिस्प्यूटेड रीफ है। ओके, जो भी इलाका है यहाँ पर रीफ का, तो उसके आसपास साउथ चाइना सी में, तो जिससे यहाँ पर जो ना जो बातें यहाँ पर की जा रही है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो ब्लूम ब्लू बूम सॉरी बूमरैंग शेप का यहाँ पर जो ना विल्सन रीफ है। तो रीफ क्या होता है, इसका यहाँ पर क्या मकसद होता है, अगर हम ओशियन के इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो उसका क्या मतलब निकलता है, तो उसके बारे में आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर दें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो अभी उसी के 320 किलोमीटर के यहाँ पर जो आसपास का एरिया जो पालावान आइलैंड है, ओके, तो उसके जो आसपास का एरिया, तो वहां पर ये बोट्स देखेगी काफी बड़े मात्रा में। तो अभी जो है क्वेश्चन आउट किया जाता है कि जो मैरीटाइम रूल्स हैं, जो यहाँ पर जिस तरीके से राइट्स बने हुए तो उनकी उल्लंघना की जा रही है, वायलेशन हो रही है चाइना की तरफ से, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इसी के चलते ना हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का ऑर्डर भी यहाँ पर जो ना एक्सपोर्ट भी हमने किया है इनको फिलीपींस को, तो इसी के डर के चलते उन्होंने यहाँ पर इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल्स खरीदी है। तो ये पलावान आइलैंड जो है ना ये किसकी टेरिटरी है, इसका आंसर दे कमेंट बॉक्स में। और आगे जो खबर है वो है अमेरिका से, तो यहाँ पर एक बिल लाया गया है EB-5 वीजा प्रोग्राम के तहत, जो कि यूएस कांग्रेस में जो है यहाँ पर पेश किया गया है। तो यहाँ पर एक सेनेटर है, तो जो राज्यसभा होती है ना तो वहां पर उसको सेनेट बोलते हैं यूएस में, और पार्लियामेंट का नाम है उसको उसको बोलते हैं यूएस कांग्रेस। ओके, तो उन्होंने यहाँ पर जो है एक रिफॉर्म लाने की बात कर रहे हैं, कि रीऑथराइजेशन करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो EB-5 रिफॉर्म एंड इंटीग्रिटी एक्ट 2021 का, इसके तहत यहाँ पर ये वाला रिफॉर्म लाया गया है। इसके बारे में बात की जा रही है कि आने वाले 5 सालों में इसके ऊपर फोकस करें, जितने भी EB-5 रीजनल सेंटर प्रोग्राम इसके तहत जो चल रहे हैं तो उनके ऊपर फोकस करना। तो ये है क्या ये चीज, तो देखो ये भी एक तरीके का ना, एक तरीके का आप कह सकते हैं कि वीजा ऑप्शन है, तो एक तरीके का रास्ता है, खासतौर पर जो इंडियंस है। तो इंडियंस को देखा गया है कि पिछले कुछ सालों से कि ये बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका में इन्वेस्ट करते हैं, तो अभी ये EB-5 रिफॉर्म के तहत होता है ये सब चीजें, अभी इसको और मॉडिफाई करने की बात कर रहे हैं। तो अभी ये कह रहे हैं कि ये एक तरीके का रास्ता है EB-5 रिफॉर्म, जिसके तहत यहाँ पर डायरेक्ट रास्ता मिलता है यूएस सिटीजनशिप का, जो इंडियंस है या फिर जो दूसरे लोग हैं जो चाइनीज हो गए, तो यही दो कम्युनिटीज ज्यादा पाई जाती है अमेरिका में, जो बड़े पैमाने पर पलायन करते हैं अमेरिका में। तो अगर यूएस की डायरेक्ट सिटीजनशिप लेनी है तो अगर इसका एक रास्ता है, जिसके तहत आपको क्या करना होता है, आपको एक इन्वेस्टमेंट करनी होती है कोई सर्टेन अमाउंट किन्हीं डेडिकेटेड प्रोजेक्ट्स में, जो भी यहाँ पर यूएस की सरकार के द्वारा आपको बताए जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर इतनी मिनिमम आप इन्वेस्ट करोगे तब जाकर जो है आपको डायरेक्ट जो है यूएस सिटीजनशिप जो है मिल सकती है। ओके, तो इस तरीके से देखो अमेरिका किस तरीके से काम कर रहा है, अगर किसी को सिटीजनशिप भी देनी है ना तो उसका भी एक तरीके से उसको भी बिजनेस बना रहा है। ओके, तो उसको भी इस तरीके से प्रोवाइड कर रहा है कि कम से कम इतना पैसा लेके आओ, तो कम से कम ये अमाउंट 5 करोड़ तक की होती है। ओके, मतलब 5 करोड़ आप इन्वेस्ट करो कहीं ना कहीं पर, जो भी ये प्रोजेक्ट बताएंगे, तो तब जाकर जो है आपको यूएस की डायरेक्टली सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो इस तरीके से सर्विस सेक्टर को एनहांस करता है अमेरिका, अपनी पावर इस तरीके से उसने बनाई हुई है, इस तरीके से अपना बिजनेस एम्पायर जो है खड़ा किया, इस तरीके से अपना डॉलर जो है ना उसको एक स्ट्रॉन्ग करेंसी जो है बनाया हुआ है। तो ये सब चीजें इम्पैक्ट करती हैं, जो छोटी छोटी बातें होती हैं किसी भी इकोनॉमी को, तो उसको प्रोग्रेस की ओर आगे लेकर जाती है। तो यहाँ पर डिमांड जो निकली है EB-5 वीजा की, तो ये 400% के हिसाब से बढ़ी है 2016 से लेकर 2019 तक। तो यहाँ पर इंडियंस चाह रहे हैं कि हमें यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा EB-5 वीजा दिए जाए। तो ये बात कही जा रही है इन्वेस्ट इन यूएसए के द्वारा, जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रेड एसोसिएशन। और इसके अलावा बात करें कि अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के हिसाब से बात करें, जो डाटा यहाँ से निकलता है, तो इंडियन नेशनल्स को अभी 300 से ज्यादा जो है अभी EB-5 वीजा इशू किए गए फिजिकल ईयर 2020 में, और ये अभी दूसरे पायदान पर हैं। अगर चाइनीज नेशनल्स के बाद हम बात करें तो चाइना के लोगों को सबसे ज्यादा EB-5 वीजा इशू किया गया, जो कि बड़े पैमाने पर लोग यूएसए में इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद इंडियंस की बारी आती है। तो अभी बारी है जो आज का इकोनॉमिक कंसेप्ट है उसके बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो है ऑथराइज्ड कैपिटल। तो हम कैपिटल्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो लास्ट लेक्चर में हमने कैपिटल के बारे में पढ़ा, अभी उसी से आगे हम बढ़ रहे हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। तो ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है, ये अमाउंट ऑफ शेयर्ड फिक्स्ड कैपिटल होता है जब भी हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन करते हैं किन्हीं दो लोगों के बीच में।
ओके, तो हो सकता है ये इन्वेस्टर्स और ये कंपनी जो है दोनों के बीच में ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हुआ है, तो एक बात बात तय हो गई कि यहाँ पर कितना अमाउंट ऑफ जो है कैपिटल जो है वो यहाँ पर ऑथराइज किया जाएगा कंपनी को, कि जिसके ऊपर वो काम कर सकती है। ओके, तो यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर कंपनी जो है ना, इसे असी एसोसिएशन के हिसाब से काम करती है। तो कंपनीज एक्ट के तहत यहाँ पर जिस जो जो भी प्रावधानें होती है तो उसको वो सब बातें माननी पड़ती हैं। और इसके अलावा जो नॉमिनल और जो रजिस्टर्ड कैपिटल, तो ये भी नाम जो है इसको दिया जाता है ऑथोराइज कैपिटल को, तो इस नाम से भी इसको पुकारा जाता है। तो यहाँ पर एक लिमिट होती है कि जो भी कंपनी जो भी यहाँ पर शेयर इश्यूज करेगी तो उसके यहाँ पर एक लिमिट रखते हैं कि इतनी वैल्यू तक के वो कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं। तो इसके अलावा जो अगर कंपनी चाहे कि मैं यहाँ पर एक्सटेंड करना चाह रही हूँ अपनी ऑथोराइज कैपिटल को, जो मुझे यहाँ पर हक मिला उसको एक्सटेंड करना है, तो फिर वो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ओके, जो किसी भी दो लोगों के बीच में हुआ तो उसको वो अमेंड कर सकती है विद द परमिशन। ओके, तो यहाँ पर अगर जब जो भी नए शेयर्स इशू करने हैं उससे पहले ये काम करना होगा अगर एक्सटेंशन करनी है तो ये यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर टाइमिंग की बात करें कि जब कैपिटल इशू आता है तो उसको फिक्स करने के लिए यहाँ पर जो है कंपनी जिस तरीके से नया कैपिटल जुटाना चाहती है, अगर नया यहाँ पर स्टेट कैपिटल मार्केट में अपना प्रवेश करना चाह रही है, तो यहाँ पर अपनी जो शेयर्स के ऑप्शंस है, ओके, तो उनको यहाँ पर अलाउ कर सकती है बढ़ाने के लिए, जिस तरीके से जमाना चल रहा है, जिस तरीके से मार्केट की डिमांड है उस हिसाब से, और जिस तरीके से उसको लगता है कि मुझे रेवेन्यू ज्यादा आ सकता है, तो उस तरीके से यहाँ पर ऑथोराइज कैपिटल को वो मैनेज कर सकती है। तो इसकी अगर मैं एग्जांपल लूं तो सपोज करो अगर कोई भी फर्म है, जो कोई भी कंपनी है, वो यहाँ पर जो है ना अपना ऑथराइज कैपिटल अभी उसको शेयर इशू करना चाह रही है अपने शेयर होल्डर्स को। तो अगर सपोज करो उसका ऑथराइज कैपिटल है 50 लाख का, ओके, तो इतना उसको इसकी इतनी जो है उसके पास ऑथराइजेशन है, तो अभी अगर वो अपने शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करेगी तो इस 50 लाख की वैल्यू से ज्यादा नहीं कर सकती है। ओके, तो इस 50 लाख की वैल्यू के शेयर ही इनको आगे इशू करने होंगे जो इनके शेयर होल्डर्स होंगे इनको। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा सिनेरियो चलता है। तो कैसा लगा आपको आर्टिकल? तो मुझे फीडबैक दे, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। ओके, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।